Good afternoon, sir. Good afternoon. नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? Yes, हाँ sir. सही है। अच्छा, पीपीटी पीपीटी आ रहा है, सामने दिखाई दे रहा है पीपीटी। ये पीपीटी दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल एजुकेशन एंड फाइनेंशियल काउंसलिंग लिखा हुआ है। नहीं जी। नहीं दूसरा जगह दे रहे हैं सर। आ रहा है ये? सिर्फ दिखाई दे रहा है, वीडियो नहीं शो हो रहा है। हाँ भाई आया। आ गया? हाँ चलिए, अभी आप लोगों से 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, याद है? हाँ याद है सर। वेरी गुड। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग कितने लोग हैं देखिए, सेशन में पता लगेगा, है ना। अभी हम लोग जुड़े हुए हैं 18 लोग हैं। कोई बात नहीं है, बाकी के लोग 19 हो गए। कुछ और लोग भी आने वाले होंगे 2-1 मिनट में। तो अभी टॉपिक है फाइनेंशियल एजुकेशन एंड फाइनेंशियल काउंसलिंग। जैसा मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, डायरी पेन लेके बैठना है, कुछ ना कुछ नोट करना है। जब भी सेशन के दौरान अपने अपने माइक और वीडियो म्यूट करके रखें, माने बंद करके रखें। जब भी आपको प्रश्न पूछना है तो माइक भी खोल लें, वीडियो भी खोल सकते हैं। कारण यह है कि उसके अगर आप लोग माइक खोल के रखते हैं तो क्लास में बीच बीच में डिस्टरबेंस होता है, आप लोगों की आवाजें आती हैं। और वीडियो खुला रहता है तो आप लोगों के वीडियो भी सबको दिखाई देते हैं, आप अपने घर में हैं या ऑफिस में हैं या कहीं और हैं। इसलिए मैं सबको पहले बोलता हूँ कि माइक और वीडियो बंद करके रखें। और जब भी प्रश्न पूछना हो तब आपका वेलकम है, स्वागत है, बेहिचक पूछिएगा जो भी आपको पूछना है। जहाँ भी क्वेश्चन आंसर अपने होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ ये जो पीपीटी दिखाई देता है, ये जो आपको राइट अप जो मटेरियल दिखाई देता है, ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं रेफरेंस के लिए। इन शब्दों को हमको कवर करते हैं, इनके जो कंटेंट्स हैं उनको कवर करते हैं, और बातचीत में इससे ज्यादा कंटेंट आपको मिलता है। तो यथासंभव आप लोग जो भी ऐसी आवश्यकता हो उसको नोट करके रखिएगा, है ना। आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा रहता है और कभी 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 क्या बोले उसको, बोरिंग सा भी लगता है, क्योंकि ये जो विषय है ये हमारे कम्युनिकेशन से संबंधित है। बातचीत या जो संवाद जिसको हम बोलते हैं, संवाद की कला से संबंधित है। इसमें कुछ भी टेलर मेड नहीं है। जैसे स्कीम्स रहती हैं या कुछ ऐसी जानकारियां रहती हैं, तो ऐसा इस पूरे सेशन में नहीं होता है। लेकिन आपको ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि हम लोग अगर सेशन को ध्यान से सुनेंगे तो आपको आपके जीवन के उपयोग में आने वाली बहुत सारी विषय वस्तु आपको मिलेगी। ठीक है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है, फाइनेंशियल काउंसलिंग क्या है, उस विषय पे हम लोग बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले इसके एक और शब्द इस्तेमाल होता है, वो होता है फाइनेंशियल लिटरेसी। इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय साक्षरता। फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब वित्तीय ज्ञान, वित्तीय शिक्षण। और उसके बाद है काउंसलिंग, है ना। फाइनेंशियल काउंसलिंग मतलब वित्तीय संवाद, वित्तीय जो बातचीत की कला है, जो बातचीत का तरीका है,
उसके हमको समझते हैं, उसको परामर्श है ना, उसको समझाइश बोल सकते हैं। इन सब विषयों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, और इसी विषय में कुछ ना कुछ बैंकिंग से संबंधित, बैंक के संदर्भ में भी इनका उपयोग कैसे होता है और कहाँ किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करें। तो आपके लिए ये टॉपिक क्यों रखा है आईआईबीएफ ने, या जो काउंसलिंग सेंटर्स हैं, या जिनने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है ना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये क्यों रखा है? क्योंकि जब हम लोग कोई काम शुरू करते हैं तो उसके बारे में ज्ञान होना, उसकी जानकारी होना, शिक्षा होना बहुत अनिवार्य है। बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। और जब शिक्षा अगर हमको हो जाती है, उसके बारे में जब हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, या उसके बारे में जब हम सीख लेते हैं, उसको अपने व्यवहार में उपयोग करके, तो उसमें क्या है, जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, मतलब मुद्रा प्रबंधन की, वित्त की बात करते हैं, तो हम अपनी मुद्रा को, अपने वित्त को, अपने पैसे को हम कैसे ठीक से उसका प्रबंधन करें कि उस प्रबंधन के फलस्वरूप हमको उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। तो यही इस टॉपिक का मीनिंग है, यही इस आज के इस प्रोग्राम का, या इसका जो सेशन हमारा होने वाला है, उसी पर ये आधारित है। जब फाइनेंशियल लिटरेसी हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो साउंड डिसीजंस हैं, एक अच्छे निर्णय लेने की हमें अंदर क्षमता विकसित हो जाती है कि हम अपने क्या निर्णय लेना है और कैसा निर्णय लेना है। तो अपने लिए भी लेना है, और अपना ये ज्ञान हमको दूसरों के साथ भी साझा करना है, जिससे उनको भी ये लाभ मिले। क्योंकि साझा क्यों करना है? क्योंकि जब हम अपना कियोस्क खोल के बैठेंगे, जब हम अपना शॉप कह लीजिए, अपना काउंटर खोलेंगे, तो वहाँ हमारे पास ग्राहकों का आना जाना रहेगा, पूछताछ के लिए भी लोग आएंगे, और उनका हमको काम भी करना। फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन, ठीक है। फाइनेंशियल एजुकेशन, ये लिटरेसी में तो क्या, साउंड डिसीजन आप ले पाएंगे, क्योंकि आपको शिक्षा प्राप्त हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसका एजुकेशन प्राप्त हो जाती है। तो फिर क्या होता है, ए प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल गेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल कंसेप्ट्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और ज्ञान, फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन मतलब वो जो प्रोडक्ट है, या जिस प्रोडक्ट को या जिन सेवाओं को हम डील करने वाले हैं, जिनके बारे में हमको लोगों को समझाना है, जिनको हमें सेवाएं देनी है, उसको हम ठीक से समझ पाते हैं, उसके ज्ञान के आधार पर हम उनको समझा भी पाते हैं, और उनकी कोई अगर शंकाएं हैं, या उनके कोई ऐसे प्रश्न हैं, या उनके कोई ऐसी मन में गलत धारणा है, तो वो भी हम उनको क्लियर कर पाते हैं, है ना। और उसका परिणाम क्या होता है, it empowers individual to make informed decisions about managing their money, planning for future and achieving their financial goals। इसका लाभ ये मिलता है कि वो अपने पैसे का प्रबंधन, अपनी मुद्रा का प्रबंधन ठीक से कर पाते हैं, और भविष्य के लिए क्या योजना हो, वो किस प्रकार का नियोजन करें कि वो अपने वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर पाए, फाइनेंशियल गोल्स प्राप्त कर पाए। फाइनेंशियल गोल्स क्या होंगे आपके या अपने के ग्राहकों के? फाइनेंशियल गोल्स ये हैं कि हमारे पास जो पैसा उपलब्ध है, उस पैसे को हम बढ़ाएं कैसे। पैसा बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है, या तो हम अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना सेवाएं दे रहे हैं, या हमारे पास जो बचत है, उस बचत को हम इन्वेस्ट कहाँ करें, उसका विनियोजन कहाँ करें। हमको सेविंग में पैसा रखना है, हमको एफडी में पैसा लगना है, हमको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, हमको बीमा का अगर कोई प्रबंधन करना है, तो हमको अपना जीवन बीमा के लिए हमको कैसे प्रबंधन करना है ना। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो उसका कैसे प्रबंधन करना है, हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसका प्रबंधन कैसे करना है। तो ये सब चीजें, ये निर्णय लेने की क्षमता हमको इससे प्राप्त होती है। अब इसके जो बेसिक्स हैं, बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी के जो बेसिक्स हैं, वो क्या क्या हैं? तो एफर्ट्स हैव बीन टेकन टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग द अनबैंक्ड एंड अनसर्व्ड एरियाज। अब सबसे पहले तो यही जरूरत है आपको, हमारे पहले वाले सेशन में भी आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बताया होगा। आपको अनबैंक्ड जो एरिया है, अनसर्व्ड जो एरिया है, मतलब ऐसा दूरस्थ एरिया जहाँ तक अभी तक बैंकों की पहुंच नहीं है, या जो लोगों को, जिनके बैंक के खाते नहीं है, जो बैंकिंग को लोग नहीं समझते हैं, उन लोगों की मध्यस्थता का काम आपके माध्यम से होने वाला है। सरकार ये चाहती है कि हर जगह पे व्यक्ति बैंक से जुड़े और बैंकीय सेवाओं का लाभ मिले। तो उसमें क्या है, एक तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी, बचत क्या करना है, विनियोजन क्या करना है, उसके बारे में जानकारी इसके माध्यम से मिलती है और देते हैं। अपना बजट और स्पेंडिंग, हमारा बजट क्या है,
उसका खर्चे का नियोजन हमको कैसे करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे उन खर्चों को कंट्रोल करना है। और हैंडलिंग डेट्स का मतलब क्या है, हमने अगर कोई ऋण ले रखे हैं, अगर कोई कहीं का ऋण लेना है या लिया है, तो उसको हम कैसे हैंडल करें, उसका प्रबंधन कैसे करें कि समय पर वो चुकता हो जाए, उसकी किस्त समय पर पहुंचे। बीमा के बारे में जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि जीवन बीमा भी आवश्यक है, हेल्थ इंश्योरेंस आवश्यक है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आवश्यक है। तो इंश्योरेंस के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाना और इंश्योरेंस के लिए उसका प्रबंधन करना। प्लानिंग फॉर फ्यूचर एक्सपेंडिचर से क्या मतलब है कि भविष्य में जो आने वाले खर्चे हैं आपके, आपके परिवार के, व्यक्ति के, अब घर परिवार में क्या, बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको अगर एजुकेशन के लिए तो उनके शिक्षण की व्यवस्था करनी है, हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उनको फीस का प्रबंधन कैसे करना है, लोन लेंगे तो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी फॉर्मेलिटी क्या है, चुकता कैसे करेंगे, ब्याह शादी अगर कहीं घर में आने वाला है तो उसका प्रबंधन हमको करना है। अगर कोई अचानक घटना दुर्घटना हो जाती है ना, जो नीचे लिखा है क्रिएटिंग इमरजेंसी फंड, तो उसका हमको प्रबंधन कैसे करना है। घर में अगर माँ बाप हमारे साथ में, हेल्थ अगर इल है मतलब बीमार रहते हैं, तो उनका दवा दारू का जो हमारे नियमित खर्चे हैं उनका प्रबंधन कैसे करना है। ये सारे जो बेसिक्स हैं ये फाइनेंशियल लिटरेसी के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं और इनका हम प्रबंधन ठीक से कर पाते हैं, यही इसका मीनिंग है। ठीक है। अब फाइनेंशियल एजुकेशन, अब इन फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन में बार बार इन शब्दों को इसलिए दोहराता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी में क्या है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन से क्या होता है, आप फाइनेंशियल एजुकेशन से बिल्डिंग स्किल्स, आपकी जो दक्षता है वो हासिल होती है, निर्णय लेने की क्षमता आपसे हासिल होती है, और आपके मनी को मैनेज करने की, बार बार जो बात आएगी मैनेजिंग मनी, अपने मुद्रा का प्रबंधन। मुद्रा में सभी चीज आती है, उसमें जमा, बचत, उधार सभी कुछ शामिल है, बीमा सभी कुछ शामिल है। उसका प्रबंधन कैसे करना है, मतलब आपको उसमें दक्षता, स्किल आपका डेवलप होता है। और जब आप में अपने अंदर स्किल डेवलप होता है तो न केवल आप अपना काम करते हैं बल्कि दूसरे को भी आप ठीक से सलाह मशवरा दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि विच वन इज बेटर, आपके लिए क्या ठीक है। देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन पीपल हु हैव लो लेवल ऑफ लिटरेसी एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दे फेस, है ना। जो लोग वित्त की परेशानियों को सामना करते हैं उनके बीच में उनकी इस वित्तीय ज्ञान और साक्षरता का सीधा सीधा संबंध है। अगर वित्तीय ज्ञान नहीं होता, वित्तीय साक्षरता नहीं होती, तो हमको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और परेशानी की वजह से हमारा जो जीवन यापन है उसमें भी बहुत कठिनाइयां आती हैं। तो क्या हुआ, फाइनेंशियल एजुकेशन का पहला काम स्किल बिल्डिंग, दक्षता हासिल करना। दूसरा इंक्रीजिंग नॉलेज, जब आप उस तरफ बढ़ते हैं तो फिर आपका जो ज्ञान है वो भी बढ़ता है। ज्ञान कैसे बढ़ेगा कि भाई हमको किसी को सहायता पहुंचानी है, हमको किसी को सहायता पहुंचानी है, और सहायता कैसे पहुंचाएंगे, जब आपके पास वो ज्ञान होगा। भाई आपको अगर लोन दिलाना है, भाई आपके लिए कौन सी योजना ठीक है, बहुत सारी योजनाएं सरकार की आजकल चली हुई हैं बैंकों के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी ने भी तमाम योजनाएं, चाहे वो आवास से संबंधित हो, चाहे आपके बीमा से संबंधित हो, आपके बचत से संबंधित हो, आपके उद्योग धंधे से संबंधित हो, विभिन्न प्रकार की योजनाएं। लेकिन वो कब आप लाभ उठा पाएंगे, जब आपको उनके बारे में जानकारी, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको जो फाइनेंशियल, तो आपको नॉलेज प्राप्त होता है, आपको प्रोत्साहन मिलता है कि हमको क्योंकि ये काम करना है तो हमको इसके बारे में नॉलेज हम हासिल करें। अब ये जब दो विषय हमने यहाँ पढ़े, पहले क्या था, बिल्डिंग स्किल्स, दूसरा था इंक्रीजिंग नॉलेज, और तीसरा इसका जो पार्ट आता है वो आता है डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रोथ, है ना। एक समझ विकसित हो जाती है और अपनी वृद्धि। इंक्रीजिंग नॉलेज इज मोस्टली अबाउट द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग इज अबाउट गिविंग एन इंडिविजुअल ए स्ट्रेटेजी फॉर डीलिंग विथ हिज इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो आपके जब समझ विकसित होती है, ज्ञान विकसित होता है, तो आपकी गति भी प्राप्त होती है, आप वृद्धि को भी प्राप्त होते हैं, और दूसरे लोगों को भी उस दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। और ज्ञान जब प्राप्त होता है, योजना के बारे में जब हमको जानकारी प्राप्त होती है, तो क्या होता है, सबसे पहले जब हमको ज्ञान, नहीं नहीं इसमें हमारे फायदे का भी कुछ है ना, उसके लिए क्या लिखा है,
इट इज जनरली एग्रीड दैट देयर इज समथिंग इन इट फॉर मी, कि मेरे लिए भी इसमें कुछ ना कुछ है और मेरे भले के लिए भी कुछ है, दूसरे के लिए भी है और मेरे लिए। तो ये डेवलपिंग और अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें डेवलप होती है, एक समझ विकसित होती है। और जो चौथा जो पॉइंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, हमें एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है काम करने के लिए। स्किल बिल्डिंग फॉर बजटिंग, प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मे बी अंडरटेकन इन एन एनवायरनमेंट सुटेबल टू बिल्ड द कस्टमर्स कॉन्फिडेंस। तो ग्राहक को भी आत्मविश्वास पैदा होता है काय के बारे में, कि नहीं मैं ये जानता हूँ, मुझे मालूम है मेरे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, मुझे अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, मुझे प्लानिंग कैसे करनी है, इस प्रोडक्ट के बारे में भी मुझे नॉलेज है, इसकी अच्छाई बुराई के बारे में भी मैं समझ सकता हूँ। तो द स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस फॉर फाइलिंग इन बैंक फॉर्म्स, आस्किंग एंड प्रॉबिंग क्वेश्चंस, getting further clarification and making complaints if not satisfied। तो क्या होता है, जब आपको नॉलेज हो गई, अब आपके सामने फॉर्म आ गया भरने के, भाई आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म आप कैसे भरेंगे, जब आपको उसमें जो एक एक कॉलम है, एक एक कॉलम को आप पढ़ेंगे, कुछ उसमें टेक्निकल नॉलेज रहती है या टेक्निकल आपको बातें पूछी जाती हैं तो उसका मीनिंग हमको पता नहीं होता है। आप कहीं भी साधारण फॉर्म भरने जाते हैं तो आप भी अटकते हैं, किसी को इधर उधर तलाशते हैं, अरे भाई मेरी कोई मदद कर दे या मुझे बता दे कि ये फॉर्म कैसे भरना है। तो जब आप खुद भरने लगते हैं, जब आपको पता है कि इसको हमको कैसे भरना है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, आप में अपने आप में आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। तो इसके अलावा उसका आपका जो दूसरा काम क्या है, प्रॉबिंग। प्रॉबिंग का मतलब क्या है, क्वेश्चन आंसर पूछना, आपसे जो पूछताछ है, संवाद स्थापित करना, डाटा कलेक्शन करना, हमारे काम से संबंधित डाटा उस व्यक्ति से पूछना, उसकी व्यक्तिगत जानकारी या उसके व्यवसाय से संबंधित जानकारी हमको एकत्रित करनी है। तो हमको प्रश्न कैसे पूछना है, वो उत्तर अगर नहीं दे रहा है तो हमको उसका आगे आगे प्रॉबिंग करके अपने जो मतलब की बात है वो हमको कैसे निकाल लेनी है कि हम उसका काम ठीक से कर पाए, उसको भी समझा भी पाए। अब इसके अलावा एक और जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये है कि कभी काम नहीं हो पा रहा, काम नहीं हो पा रहा तो क्या होगा, आदमी को शिकायत होगी। शिकायत ग्राहक को भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, बैंक को भी हो सकती है, शिकायत का कोई भी स्तर हो सकता है। तो उसके बारे में शिकायतों को दूर कैसे करना है, उनकी समस्याओं का निदान कैसे करना है, और अगर मान लो निदान नहीं हो पा रहा है तो हमको कंप्लेंट कहाँ करना है, किससे करना है, हायर अथॉरिटी कौन है, बैंक से संबंधित अगला अधिकारी कौन है, उससे भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आजकल एक बैंकिंग ओम्बड्समैन की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत हमको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, उसके रूल्स रेगुलेशंस के बारे में हमको पता है, जानकारी है ना। तो वो जानकारी कब होगी, जब हमको ज्ञान हो। A financially capable person has a little chance for becoming financially included if the environment is set against him or her, है ना। एक व्यक्ति जो है अगर फाइनेंशियली इंक्लूडेड है तो ठीक है, अगर उसके लेकिन अगर विरुद्ध वातावरण हो तो उस अगेंस्ट वातावरण में, विपरीत वातावरण में वो अपने आप को कैसे स्थापित करे, ये भी हमको ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। अब उसमें एक उदाहरण नीचे लिखा है, देखिए, बाय टेकिंग स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ए बैंक कुड एक्सपेंड इट्स क्लाइंट बेस सिग्निफिकेंटली, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग नो फ्रिल्स सेविंग बैंक अकाउंट। अब मेरा यहाँ चूंकि 4-5 स्लाइड हो गई तो हमको चर्चा करते करते भी लगभग कितना टाइम हो गया, 4-15 पे मैंने शुरू किया, 15-20 मिनट से ज्यादा हमको हो गए, 20 मिनट के करीब। तो अब मैं थोड़ा आप लोगों से प्रश्न उत्तर करना चाहूंगा, ठीक है। हम लोग अपन बातचीत करेंगे, आप में से मुझे बताएंगे ये नो फ्रिल अकाउंट क्या होते हैं। आप में से कौन बताएगा, अपना माइक खोल सकते हैं, कुछ लोगों के खुले भी मुझे दिख रहे हैं, वीडियो भी खोल सकते हैं। ये नो फ्रिल अकाउंट क्या होते हैं, कौन बताएगा, कोई बताएंगे। व्हाट आर द नो फ्रिल अकाउंट, व्हाट इज नो फ्रिल अकाउंट। किसी को आवाज आ रही है कि नहीं मेरी सर? जिसमें कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता। हाँ, जिस अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता, जीरो बैलेंस अकाउंट। अच्छा, अमन कुमार जी बोल रहे हैं ना। जी सर। वेरी गुड। नो फ्रिल अकाउंट मतलब उसको एक BSBDA वर्ड भी होता है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, है ना। उसमें क्या होता है, कोई भी आपको मिनिमम डिपॉजिट मेंटेन नहीं करना है। ये जो आधार कार्ड बनाने का जो कंसेप्ट शुरू हुआ ना
प्रत्येक व्यक्ति को बैंक से जोड़ने का काम शुरू हुआ, तो जब आधार वगैरह नहीं बन रहे थे, नहीं बने थे, लेकिन लोगों को सब्सिडी देनी है, तो लोगों को बैंक की आदत डालनी है, तो रिजर्व बैंक ने कहा, सरकार के माध्यम से रिजर्व बैंक ने बैंकों को कहा कि भाई अगर किसी पर कोई पहचान कार्ड नहीं है तो आप उसकी वजह से उसको खाता खोलने से नहीं रोक सकते। तो हर एक व्यक्ति का आपको खाता खोलना है, उसके बाद जो भी दस्तावेज उपलब्ध है उसके आधार पर उसका खाता खोल दीजिएगा, सरल खाता खोल दीजिएगा। उसको सरल अकाउंट भी बोलते हैं, सिंपल अकाउंट भी बोलते हैं, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं। उसके अलग ही कुछ नियम बनाए हैं उन्होंने कि भाई उसके ज्यादा आप लेन देन नहीं करेंगे, उसके क्या क्या कारण है उस सब के बारे में भी उसमें बताया जाता है। तो नो फ्रिल अकाउंट है। तो आपको क्या है कि ये आपको कब संभव होगा, जब हम वित्तीय साक्षरता हमारे पास है, वित्तीय ज्ञान हमको हासिल है, तो ये नो फ्रिल अकाउंट को भी हम जो है जान सकते हैं। और इसके अलावा जो नॉलेज का एक और जो नेक्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। तो क्रॉस सेलिंग ऑफ अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ये भी आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त होता है। कौन बताएंगे क्रॉस सेलिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस सेलिंग? सर कस्टमर हमारे पास किसी एक काम के लिए आया था, पहले उसका वो काम क्लियर करवा के उसके बाद उसको बाकी के प्रोडक्ट्स पिच करना। जैसे सर कोई अकाउंट खुला है, उसके बाद उसके अकाउंट पे इंश्योरेंस ऐड कर देना, एक के साथ एक लिंक करके उसके बाद क्रॉस सेलिंग करते हैं। ओके, चलो अच्छा है, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी पहुंचे, तो उसका लाभ सबको मिलता है। क्रॉस सेलिंग का बहुत सिंपल, देखो कई बार क्या होता है हमको चीजें पता नहीं होती, बात बहुत छोटी सी है लेकिन ये जार्गन है, कठिन शब्द एक आ गया, अरे भाई क्रॉस सेलिंग का टारगेट है, व्हाट इज द क्रॉस सेलिंग? कुछ नहीं, सिंपली मीनिंग ये है क्रॉस सेलिंग का कि आपको एक से अधिक, कोई भी किसी व्यक्ति के पास यदि एक खाता है, तो एक से अधिक खाते जब व्यक्ति का हम कोई भी दूसरी उसको योजना दे देते हैं या खाता खुलवा देते हैं, तो वही क्रॉस सेलिंग कहलाता है। किसी का सेविंग बैंक खाता है, सेविंग बैंक के अलावा अगर हमने किसी व्यक्ति का अगर एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी खोल दिया या खुलवा दिया, या उसकी कोई एफडी का अकाउंट खुलवा दिया, तो ये भी क्रॉस सेलिंग का पार्ट है। पहले से ही सेविंग बैंक है, एफडी है, किसी को हमने म्यूचुअल फंड के लिए कुछ हमने इन्वेस्टमेंट करा दिया, तो ये क्रॉस सेलिंग है। किसी को हमने बीमा के लिए कुछ हमने उसका हेल्थ इंश्योरेंस हमने दे दिया, या उसका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का हमने प्रोडक्ट दे दिया, तो ये क्रॉस सेलिंग है। किसी व्यक्ति को लोन अकाउंट से जोड़ दिया हमने, हाउस लोन दे दिया, कार लोन, ऑटो लोन, कोई भी, मतलब एक व्यक्ति को किसी एक से अधिक खाते को जब दे दिए जाते हैं तो वो क्रॉस सेलिंग है। इसके बारे में और थोड़ी सी चर्चा नेक्स्ट पीपीटी में करेंगे, आपको उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट आपको बताता हूँ। व्हाट इज द नेक्स्ट? अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल एजुकेशन का? एक तो क्या है पर्सनल कंट्रोल, इट एम्पावरमेंट एंड इंडिपेंडेंस, एक तो ये डेवलप हो जाती है। ये इसका एक सबसे बड़ा महत्व क्या है? इम्प्रूवमेंट, एम्पावरमेंट एंड इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, और एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण। तो कैसे सशक्तिकरण होता है? तो सबसे पहले का जो सशक्तिकरण का जो पहला बिंदु है वो है पर्सनल कॉन्टैक्ट, ठीक है, पर्सनल कंट्रोल, सॉरी नॉट कॉन्टैक्ट, पर्सनल कंट्रोल। अब पर्सनल कंट्रोल क्या है? पर्सनल कंट्रोल ये है कि आदमी अपना जो भी उसके पास इनकम उसकी हो रही है, उसकी पर्सनल क्या इनकम और एक्सपेंसेस हैं, अगर उसको ये ज्ञान हो जाए तो उसके हिसाब से वो अपना आत्मनियंत्रण अपना प्रारंभ कर देता है कि भाई मेरी आमदनी अगर इतनी है तो इस आमदनी में से मुझे बचत कितना करना है, या मुझे खर्चे कैसे करने हैं, और इसके इसमें से इन्वेस्टमेंट कितना और कहाँ करना है, ये एक इफेक्टिवली मतलब प्रभावी तरीके से वो कैसे कर पाएगा, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। दूसरा क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वित्तीय उसको स्वायत्तता, स्वतंत्रता। वो कैसे हो जाती है? बाय लर्निंग टू मैनेज मनी वाइजली, बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से, बुद्धिमानी पूर्ण तरीके से अपना वो पैसे का प्रबंधन, मुद्रा का प्रबंधन कर पाता है, करता है। ठीक है, तो इसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस उसकी है, कैमरा रहता है साथ। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस उसको मिल जाती है, तो वो इंडिपेंडेंट की उसका जो फाइनेंशियल उसका जो गोल है वो प्राप्त कर पाता है। तो इस सशक्तिकरण का एक माध्यम है
फाइनेंशियल इंक्लूजन। दूसरा, इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो ठीक से कर पाता है। डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेने की क्षमता कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी, व्हाट इज द बेस्ट इन इट, इसमें मेरे लिए बेस्ट क्या है। वो चाहे सेविंग से संबंधित बात हो, उसके इन्वेस्टमेंट से संबंधित बात हो, या क्रेडिट से मतलब लोन से संबंधित बात हो, या बीमा से संबंधित, बीमा एजेंट कई लोग घूमते हैं, या बैंक में ही आपको बता देते तो व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर मी या व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर यू, है ना, अपने लिए या दूसरे के लिए आपके लिए बेस्ट सुटेबल क्या है। तो ये निर्णय लेने की क्षमता भी फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से विकसित होती है। और इसमें इसी का एक जो तीसरा पॉइंट है, इसी के अंतर दूसरे पॉइंट में एक और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या, अवॉइडिंग पिटफॉल्स। पिटफॉल का मतलब जहाँ कोई गड्ढा है, कोई चीटिंग है, फॉर्जरी है, फ्रॉड है, उसके बारे में भी हमको मालूम पड़ता है। ठीक है, तो अवॉइडिंग पिटफॉल्स जो है वो हमको फाइनेंशियल एजुकेशन में मदद करती है। उसके बारे में हमें, आजकल क्या फ्रॉड फॉर्जरी बहुत होता है, फ्रॉड फॉर्जरी के तमाम कॉल्स आ जाते हैं। तो व्यक्ति को साक्षर ज्ञान है तो उसको मालूम है कि कोई भी बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था हमसे हमारा पिन या गोपनीय जानकारी नहीं पूछती, ना हमको बताना चाहिए। आपसे कोई आपका नाम पूछ ले, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछता है, आपका आधार नंबर पूछता है, आपका कोई कॉन्फिडेंशियल नंबर है, पिन नंबर है, आईडी पासवर्ड है, इत्यादि सब जानकारी हमको किसी को नहीं देनी चाहिए, है ना, जिसके माध्यम से फ्रॉड और फॉर्जरियां जो होती हैं वो। दूसरा, अवॉइडिंग पिटफॉल का एक और मीनिंग क्या है, हाई इंटरेस्ट डेट, अधिक ब्याज दर, ऊंची ब्याज दर पर हमको कोई भी ऋण अगर नहीं लेना है, बाजारू महाजनों के चंगुल में नहीं पहुंचना है। यहाँ अगर बैंक से हमने कोई लोन लिया है और वहाँ कोई हायर इंटरेस्ट रेट पर अगर हमने लिया है तो उसमें हम आगे बात करेंगे, उसको मैनेजिंग डेट में हम लोग बात करेंगे, उसमें किस प्रकार से उसको मैनेज करना है। तीसरा इसका जो फायदा है, महत्व है, वो क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। आर्थिक हमको स्थिरता प्राप्त होती है वृद्धि की, और पर्सनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, स्वयं की व्यक्ति एक स्थिरता, है ना, स्थायीपन उसमें आ जाता है कि हम नीचे की तरफ नहीं खिसकते, हमेशा ऊपर की तरफ हमारा ग्राफ जाता है, मतलब ग्रोथ, वृद्धि की तरफ हम जाते हैं कि हमारा आज ये स्टेटस है। अगर हमारे व्यवसाय की हम बात करें तो व्यवसाय में हमारा सेल अभी इतना है, तो भाई इसमें हम नीचे नहीं गिरना चाहिए, गिर रहा है तो उसके कारणों की हम खोज करते हैं, उनके कारणों को दूर करके हमको उसका हम प्रबंधन कर पाते हैं अगर हमको नॉलेज है तो। और इसी प्रकार से ये ब्रॉडर स्केल में उसका फाइनेंशियल लिटरेसी के माध्यम से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब आर्थिक स्थिरता, वृद्धि प्राप्त होती है, और उससे हमारे सेविंग और जो कैपिटल फॉर्मेशन का काम है, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब हमारे व्यवसाय में हमारी जो पूंजी लागत है उसमें भी हम किस प्रकार से वृद्धि करें, कितनी बचत करनी है, पूंजी लगा। आप देखते हैं लोगों का व्यवसाय धीरे धीरे अपना लोग बढ़ा लेते हैं, एक 4 पहिए के ठेले से काम शुरू किया, फिर छोटी सी दुकान किराए के लिए, फिर पता लगा नहीं उन्होंने अपनी दुकान खरीद ली। मतलब मेहनत करनी पड़ती है और एक सोच में जाना पड़ता है, एक गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, वो लक्ष्य के माध्यम से हम ये सब काम कर पाते हैं। अब रोल ऑफ कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन एंड काउंसलिंग। अब ये संवाद का, ये जो बातचीत है, इसका फाइनेंशियल एजुकेशन और काउंसलिंग में इसका रोल क्या है। हमने महत्व की बात की, अब उसके रोल की हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन में, काउंसलिंग में इसका क्या रोल है, संवाद स्थापित करने में इसका महत्व हम जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ देखता हूँ, आपसे बात करता हूँ। अभी भी हम लोग कितने लोग हैं, 20-21 लोग ही हैं। ओके, communication is far too important a skill, especially in financial education and counseling, to treat it lightly. It is single most critical skill a counselor brings to a counseling session. अभी क्या है, सबसे क्रिटिकल जो है दक्षता अगर हमको हासिल करनी है, तो अभी मैं ये 3-4 बिंदुओं पे आपसे बात करूंगा। ये अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको बहुत सारा ये जो पूरा टॉपिक है इसके बारे में आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, 3 प्रकार का
स्ट्रक्चर्ड तरीके से कम्युनिकेशन होता है, जिसमें पहला वाला आपके सामने लिखा हुआ है इंटरव्यूइंग, है ना, भेंट वार्ता। हमको इस सबसे लगभग पाला पड़ा होगा, या आपने बहुत से लोग इंटरव्यू के लिए गए होंगे, या सामान्य पूछताछ आपसे होती है वो भी इंटरव्यू ही है। मैं चाहता हूँ एक बार थोड़ा सा इसको आप रीड कर लें, फिर मैं आपको इसके बाद विस्तार से बताऊंगा। ये इंटरव्यूइंग वाला पॉइंट सर। हाँ, इंटरव्यू, व्हाट इज द इंटरव्यू। अभी क्या इसके 3 पॉइंट हैं स्ट्रक्चरिंग के। तो इंटरव्यू का क्या मीनिंग है, आप लोग उसको कैसे यूज करते हैं, है ना। इंटरव्यू आप भी लेंगे, आप भी जब वहां बैठेंगे काउंटर पे, जब आपके लिए कोई खाता खोलने आया है, कोई लोन लेने आया है ना, तो वो आपसे अपन पूछताछ करते हैं, तो वो भी इंटरव्यू ही है। शब्दों का फर्क है जो पूछताछ हम करते हैं, भेंट वार्ता जो हम करते हैं। आप थोड़ा देखिए इसको। Interviewing, one of the most common form of structured communication. Interviewing, it is the communication most often between two people with premeditated and specific purpose, usually involving the asking and answering of questions to gather meaningful information. In the case of rule setting, the non अच्छा पढ़ रहे हैं अमन। सर आपने क्रोम ओपन कर लिया ना तो बंद हो गया। अच्छा अच्छा, मैं ये इधर आता हूँ तो वो पीपीटी बंद हो जाती है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, नहीं मैं यहाँ इधर इसलिए आता हूँ कि मुझे यहाँ नाम भी ढूंढना पड़ता है, मतलब मेरी ऐसी इच्छा रहती है कि बाकी के लोग भी एक्टिव हैं कि नहीं, ये मेरा अपना मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं इसलिए यहाँ आ गया थोड़ी देर को। आपको तो 2-1 बार से बातचीत हो गई। रोहित पाल जी आ गए, गुड। सर तो मुझे पता लगता है कि बाकी के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, या उनको समझ आ रहा है कि नहीं। ये लीजिए पीपीटी आ गई आपके सामने। उंगली रखिए वर्षा। Non-directive form of interview is adopt which allow both the interviewer and the client a wider area to be discussed, and the interviewer usually uh, control the panic and purpose of the interview. The advantages of this type include great flexibility, more in-depth response, and the potential of the closer relationship between the interviewer and the client. The interview is usually a short-term relationship between the above two. चलो अमन, बहुत अच्छा पढ़ा। तो थोड़ा सा मीनिंग बताओ इसका, क्या है समझ में। बहुत शॉर्ट में 1-2 लाइन में बताएं, बहुत ज्यादा ये नहीं, आपने इतना पढ़ा है बहुत। मैंने उसको थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ बीच में, इसीलिए उसका क्वेश्चन टू गैदर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन टू गैदर द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। देखिए इंटरव्यू में क्या होता है, इट इज ए शॉर्ट ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन क्या है, जब हम किसी का इंटरव्यू करते हैं तो उसको थोड़ी सी हमको जानकारी चाहिए होती है। हम सिंपली कोई भी फॉर्म भी अगर किसी को हमको फिलअप करना है, भाई तुम्हारा नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, पता क्या है, उम्र क्या है, शिक्षा क्या है, व्यवसाय क्या है, तो ये हम काम क्या कर रहे हैं, इट इज ए शॉर्ट ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यूइंग है ये, एक तरह से उसका जानकारी उसके बारे में एकत्रित कर रहे हैं, उसके बारे में हमको कुछ डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। और इसका जो नटशेल में इंटरव्यू में क्या लिखा है, एक और आगे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो क्या है कि इससे आपको एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप होती है ना। थोड़ी देर को काम हो गया, पूछताछ हो गई, उसके बाद मैंने ठीक है काम हो गया, फॉर्म भर दिया, हमने कहा चलो भैया, है ना। तो ये एक थोड़ा सा, लेकिन इसमें आपको प्रॉपर तरीके से उसको क्वेश्चनिंग करना, जो हमने शुरुआत की स्लाइड में आपसे बात की थी कि प्रॉबिंग आपको आना चाहिए, तो क्वेश्चन आंसर करना आना चाहिए, अपना टेम्परामेंट ठीक रखना है, किसी व्यक्ति से पूछताछ करनी है तो किस प्रकार से करनी है, ये सब इंटरव्यूइंग का एक पार्ट होता है ना। और इसमें जो है बहुत सारा कोई लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं होता। दोनों का पर्पस क्या है, जो जानकारी है, एक प्री डिटरमिन्ड स्पेसिफिक पर्पस होता है कि हम इस काम के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जैसे हम इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई लेता है
तो वो क्या पूछता है आपसे, जॉब से संबंधित, भाई आपके पास वो स्किल है कि नहीं, आप उसके लिए सूटेबल हैं कि नहीं। तो ये एक इंटरव्यू का पार्ट है, एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप इसमें डेवलप होती है। और ये हमको जब हम अपना काम करते हैं या काम किसी से लेना होता है तो उसमें ये इंटरव्यूइंग प्रोसेस जो है वो एक काम होती है, ये भी एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब इसके दो अगले पार्ट और हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला पार्ट हो गया इंटरव्यूइंग, सेकंड जो पार्ट होता है वो कहलाता है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग को अपने को समझना है, तो व्हाट इज द काउंसलिंग? काउंसलिंग इंप्लाइज हेल्प गिविंग। तो वो तो वहां हो गया इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में हम क्या करते हैं? डाटा कलेक्शन करते हैं, कल पूछताछ करते हैं। काउंसलिंग का मतलब क्या है? उसको सलाह देना, है ना, एडवाइजिंग, वो आगे आएगा, नेक्स्ट स्टेप है। तो काउंसलिंग में हम उसको इस प्रकार से मतलब थोड़ा सा उसको मदद करना चाहते हैं। अरे भाई ये ठीक है आपके लिए, ये ठीक नहीं है, अच्छा ये आप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस सिचुएशन में हम उसको क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं, है ना, उसको अपन उद्घाटित करते हैं, उसको पॉसिबिलिटीज, उसकी संभावनाओं को हम तलाशते हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग जो है उसके बीच में एक क्रिएट होती है। तो इंटरव्यू के बाद जो रिलेशनशिप है वो काउंसलिंग में थोड़ा सा डेवलप होती है ना। इट इज यूजुअली ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इंटरव्यू इज ए शॉर्ट टर्म प्रोसेस। ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, वो बार बार आपसे पूछे, हो सकता है आज आपसे इंटरव्यू होके बातचीत हो गई काउंसलिंग में, वो कल फिर आएगा या 4 दिन बाद आएगा, या आप उसके पास जाएंगे, अरे भाई क्या हुआ, वो पूछने आएगा, अरे साहब आपने ये सलाह दी थी। अब वो उसको बाद में फिर वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चलाता रहता, तो फिर पूछने आएगा, अरे साहब आपने ये बताया था, इसमें ये चीज छूट गई, ये रह गई। तो उसमें क्या होगा, आपको उसकी आप मदद करना है, वो भी आपकी मदद लेना चाहता है और हम भी उसकी मदद करना चाहते हैं। और ये थोड़ा सा लेस फॉर्मल और लेस स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। लेस फॉर्मल लेस स्ट्रक्चर मतलब क्या है? थोड़ा एक खुलापन आ जाता है, बातचीत में हम थोड़ा खुलने लगते हैं, उसके बारे में ज्यादा जानने लगते हैं, बजाय इंटरव्यू के। इंटरव्यू में हम लोग सीमित रह गए थे। तो ये सेकंड पार्ट है इसका, वो है काउंसलिंग। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पार्ट है, हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। जो तीसरा जो स्टेप आता है स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन का, वो कहलाता है एडवाइजिंग। एडवाइजिंग मतलब सलाह देना। कौन सी सलाह देना? सलाह देना, काउंसलिंग भी सलाह देना था, लेकिन उसमें केवल एक मदद तक की भावना थी। एडवाइजिंग में क्या होता है? एडवाइजिंग में आपको स्पेसिफिक गाइडेंस देना है, विशेषज्ञ, एक एक्सपर्ट सलाह देनी है, नहीं नहीं आपके लिए ये ही ठीक है, आप इसको, इस काम को ऐसा करिएगा, आपके लिए उचित है। ये 2 3 4 जो आपने बात है कि व्हाट इज द एग्जैक्टली उसके लिए सबसे फिट, उसमें सूटेबल क्या है, जब हम इस प्रकार की अपन बातचीत करने लगते हैं तो वो कहलाती है एडवाइजिंग। तो ये तीनों शब्दों को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे अपने दैनिक बातचीत में, दैनिक व्यवसाय में भी अगर आप इन 3 चीजों को समझ लेंगे, तो मेरे कहने से ज्यादा आप अपने आप को उदाहरण समझ रहे होंगे, अपने आप पर लागू करके देख रहे होंगे कि इंटरव्यूइंग क्या है, काउंसलिंग क्या है और एडवाइजिंग क्या है। तो हमको क्या करना है, अब ये स्पेसिफिकली हमको कई बार काउंसलर का रोल करना पड़ता है और कई बार एडवाइजर का रोल करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल काउंसलिंग में क्या होता है? द काउंसलर्स गिव एडवाइस। तो अब काउंसलर है वो सलाह किस प्रकार की देता है? निर्णायक सलाह देता है। बट the danger in offering advice too soon in the counsel relationship that the client's ability to make decision is discounted in favor of the counselor's opinion. अब सबसे बड़ी बात आपको एज ए बीसी एज ए बीएफ जो ध्यान रखने की है वो ये है कि हमको कभी भी ओनरशिप डिसीजन की नहीं लेना चाहिए एज ए बीसीबीएफ। ओनरशिप मतलब नहीं तुम्हारे लिए यही ठीक है ऐसा ही करो, नहीं, ये तुम्हारे लिए ठीक है, बट द अल्टीमेट डिसीजन, फाइनल डिसीजन इज डिपेंड्स ऑन यू। अंतिम निर्णय आपका ही होगा, आपके लिए मोस्ट सुटेबल ये है, लेकिन निर्णय आपको लेना है। अब यहाँ मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। आप लोग शाम को केबीसी देखते होंगे आजकल ना, कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ जी कई बार सामने वाले पार्टिसिपेंट्स को जो होता है वो क्या बोलते हैं, हम आपको खेलने से रोकेंगे नहीं, पर हम आपको सलाह देंगे कि आपको अगर ये बारे में क्लियर नहीं है तो आप लाइफलाइन का उपयोग करें, या क्या कहते हैं, आप गेम को कभी भी क्विट कर सकते हैं। तो जो अंतिम निर्णय है वो अंतिम निर्णय उसी को लेना है, हमको ये ध्यान रखना है। देखिए नीचे मैंने लिखा है
Perhaps the best way for a counselor is to hear clients out first. सबसे पहले तो उसको सुनना है. In order to understand their situation more completely and to assess their goals, उसके जो लक्ष्य हैं उसको आपको ठीक से समझ लेना है, उसका असेसमेंट कर लेना है, एंड देन टू एक्सप्लेन व्हाट अल्टरनेटिव और ऑप्शंस आर अवेलेबल. उसके लिए आपको ये एक्सप्लेन कर देना है कि आपके लिए ये बेस्ट है या आपके पास जो अल्टरनेटिव है उसका अच्छा ये नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं. बहुत ऑप्शंस आर अवेलेबल. आपके पास जो है जो ऑप्शन है वो आपके पास ये अवेलेबल है और जो अल्टीमेट डिसीजन है वो आपको ही लेना है. अब मैं ले लूं आपसे ब्रेक, आपसे पूछता हूं, इधर थोड़ा स्लाइड हटेगी, आपके फोटो देखता हूं कि आप लोग इसमें से कौन इसका सही जवाब देंगे. या पूछता हूं, एक दो नाम यहां से लेता हूं. रोहित पाल जी, आपका फोटो दिखाई दिया मुझे. रोहित पाल जी, ठीक लग रहा है आपको? समझ में आ रहा है कुछ हम बातचीत कर रहे हैं वो? जी जी ठीक लग रहा है आपको? समझ में आया? जी सर, आ रहा है, थोड़ा काम भी कर रहा हूँ मैं साथ साथ. काम भी कर रहे हैं, ओके. लेकिन ये भी काम की बात है. अच्छा है, आप काम करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी सुनते जाइए. ये भी आपके काम की ही बातें हैं जो हम कर रहे हैं, है ना. ये भी आपको महत्वपूर्ण हिस्सा है. और मैं पूछता हूँ, ये शुभम कुमार जी सुन रहे हैं? शुभम जी सुन रहे हैं कि नहीं? अच्छा, अजय साहू ज्वाइन. अजय साहू, सुदीप तो रहा है. हाँ सर, कहिए. नमस्ते. अच्छा, वेरी गुड, वेलकम. ठीक लग रहा है आपको? हमने 3 बात बताई स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग की. बताएंगे क्या क्या था कि नहीं सुने हैं? काउंसलिंग के 3 बात बताए आप. स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन के हमने 3 पार्ट बताए. क्या बोले थे? एक तो इंटरव्यूइंग होता है, इंटरव्यू, काउंसलिंग, उसके बाद और हुआ एडवाइजिंग. एडवाइजिंग. वेरी गुड. तीनों बातों में अंतर समझ में आया आपको? तीनों क्या होता है? हाँ, इंटरव्यू पहले ऐसा हम लोग किसी के इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू का ये होता है. और काउंसलिंग होता है कि हम काउंसलिंग के बाद एडवाइजिंग होता है. एडवाइजिंग मतलब होता है, पक्की हाँ. सलाह देना, उसको एक निर्णयात्मक सलाह देना, उसको एक ऐसी समझाए विच वन इज बेस्ट फॉर यू, और वो अगर आपको ठीक नहीं लगती है तो आपके पास अल्टरनेटिवली क्या अवेलेबल है. ठीक है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन हमको अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए. नहीं तो वो क्या होगा, कल को कुछ उसको नुकसान हो गया तो वो हमेशा आपके ही गले पड़ेगा. साहब आपने कहा था इसलिए हमने ऐसा किया. ठीक है. हाँ हाँ, वही कर. वेरी गुड. चलिए हम वापस लौटते हैं. तो ये अपन ने इन 3 बिंदुओं पे बातचीत की. अब एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल काउंसलिंग, वित्तीय समझाइश में इसके आवश्यक तत्व क्या क्या हैं. तो देख लीजिए, डिफरेंशिएशन बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ प्लान्ड एंड पर्पसफुल कम्युनिकेशन, मतलब इंटरव्यूइंग, काउंसलिंग एंड एडवाइजिंग. ठीक है. तो ये ईच वन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी फाउंड इन द फाइनेंशियल काउंसलिंग रिलेशनशिप. ये जो मैं आपको बार बार कहता था कि जब हम अपना BCBF के काउंटर पे बैठते हैं तो ये तीनों ही प्रकार हमको काम में आते हैं और तीनों का ही हमको महत्व समझ में आना चाहिए. अब क्या होता है, इंटरव्यूइंग इन द फॉर्म ऑफ डाटा कलेक्शन और ए फैक्ट फाइंडिंग, है ना. इंटरव्यू हमको क्यों करना है? फैक्ट फाइंडिंग के लिए. फैक्ट फाइंडिंग क्या है? उसके लिए डाटा कलेक्ट करना है. डाटा क्या है? मैंने आपको पहले ही बोला, नाम, पिताजी का नाम, व्यवसाय, उम्र, क्या क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं. इसको थोड़ा और एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको बताने का, समझाने का प्रयास करता हूँ. अगर मान लीजिए वो कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई कृषक है, खेती किसानी वाला व्यक्ति है, तो खेती किसानी वाले व्यक्ति का जब हम इंटरव्यू करेंगे तो उसका इंटरव्यू और जो कोई व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है, उन दोनों के इंटरव्यू में फर्क होगा, थोड़ा फर्क होगा. ठीक है. अब किसान वाला आ गया, कोई कृषक आ गया, फार्मर आ गया, तो इंटरव्यू में क्या क्या चीजें और जुड़ जाएंगी. अच्छा, नाम, पता, उम्र और ये सब तो हो गया. परिवार में कितने लोग हैं, तो खेती आपकी, आपके घर से कितनी दूर जाना पड़ता है. खेत कोई घर के पास तो होता नहीं है. खेत होगा 2 मील दूर, 4 किलोमीटर, 6, 8, 10, 12, 15 किलोमीटर दूर भी हो सकता है.
फिर अब आप खेती किसानी करते हैं तो अच्छा ठीक है, आपका कितनी जमीन है, कितने हेक्टेयर है आपकी, उसका आपको अनुमान लगाना है। उसके बाद फिर ठीक है, आप फसल कौन कौन सी लेते हैं, उसकी क्रॉपिंग पैटर्न आपको समझना है। क्रॉपिंग पैटर्न में भी आपको साल में एक फसल होती है कि 2 बार होती है कि 3 बार होती है। फिर आपकी जो लैंड है, जमीन है, वो इरिगेटेड है कि अनइरिगेटेड है, सिंचित है कि असिंचित है। अगर इरिगेटेड है तो फिर क्वेश्चन आ, ये जो प्रॉबिंग का जो मैंने सबसे पहले, देखिए बात बहुत छोटी है लेकिन अगर आप समझ रहे होंगे ध्यान से तो प्रॉबिंग कैसे होता है मैं आपका उसका एक एग्जांपल देके बातचीत के माध्यम से आपको समझने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये प्रॉबिंग का तरीका हो गया, डाटा कलेक्शन का एक तरीका हो गया इंटरव्यू में। अच्छा, आपकी सिंचित है तो काय से सिंचित है, रेनफेड है, क्या वर्षा से सिंचित है, या आपके पास में कोई नहर है, कुआं है, तालाब है, तो या नदी है, आप कहाँ से सिंचित है। सिंचित है तो सिंचाई का साधन क्या है, क्या आपके पास डीजल पंप है, या आप किराए से आप सिंचाई करवाते हैं, क्या आपके फार्म हाउस पर बिजली की व्यवस्था है, आपने कोई बोरवेल कराया हुआ है। देखो कितने क्वेश्चंस निकल रहे हैं। फिर आप उसमें से क्या आपके पास उसकी निदाई जुताई के लिए क्या आपके पास ट्रैक्टर है क्या, या आपके पास दूसरे जो कल्टीवेटर्स हैं, दूसरे जो इम्प्लीमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो हैं क्या। तो ये इस प्रकार से ये इंटरव्यू का आपको प्रोसेस में हम लोग जाते हैं। इसको एक दूसरा एक तरीका हम आगे आएंगे, उसको बोलते हैं बोरोवर प्रोफाइलिंग, इसका प्रोफाइल बनाना। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार हमारे आपके वहां काम आने वाले हैं, इसलिए आपका ये चैप्टर रखा है। उसके बाद क्या है, आफ्टर द डाटा आर कलेक्टेड, जब आपके पास ये डाटा का कलेक्शन हो गया, द सेकेंड फेज वुड कंसिस्ट लार्जली फॉर काउंसलिंग। उसके बाद फिर काउंसलिंग का नंबर आता है। काउंसलिंग में क्या नंबर आएगा, लिसनिंग क्लोजली टू द क्लाइंट एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट इनर वर्ल्ड ऑफ नीड्स, डिजायर्स, फियर्स, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड गोल्स। अब वो व्यक्ति आपके पास आ गया तो फिर आपको उसकी काउंसलिंग, अब ये डिपॉजिटर है, उसको जमा करना है तो उसका काउंसलिंग का इंटरव्यू डाटा का उसका तरीका अलग होगा। अगर वो लोन लेने के लिए आया है तो फिर उसके लिए आपको जो काउंसलिंग है उसका तरीका अलग होगा। आपकी जरूरत क्या, भाई आप क्या चाहते हो, तो बताएगा साहब मेरे पास खाद बीज के पैसे नहीं होते, फर्टिलाइजर का नहीं होता, मुझे कहीं महाजनों पे जाना पड़ता है, बाजार से उधार लेता हूँ, चुकाता नहीं हूँ, ब्याज बहुत लगता है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फिर उसका डर क्या है, पता नहीं साहब बैंक से मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही एक बहुत बड़ा डर है। तो डर को, उसके फियर को आपको दूर करना। नहीं भाई, किसान की योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड तो बैंक बहुत आसानी से बनाती हैं, हम बनवा देंगे आप पे, उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटी है, कैसे होती है, बहुत कम ब्याज लगता है। ये उसका जो फियर है वो, फिर उसका एटीट्यूड, फिर उसके वैल्यूज एंड गोल्स, लास्टली वो क्या चाहता है और उसको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे हो। दीज आर दी काउंसलिंग। The third and final stage for communication in all financial counseling would include giving expert advice। लाल से लिखा है एक्सपर्ट एडवाइस। तो आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस की तरह आपको समझाना है, समझना है कि एक्सपर्ट मतलब जैसे आपको उसके, वो एक्सपर्ट आपके पास एक्सपर्टाइज कब होगा, नेचुरली आपके पास एक्सपर्टाइज तब होगा जब आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी और ये फाइनेंशियल काउंसलिंग का आपको ज्ञान होगा। तब आपके पास एक्सपर्ट तरीका, आपके पास बाय वर्च्यू ऑफ योर नॉलेज एंड बाय वर्च्यू ऑफ योर एक्सपीरियंस आप वो हासिल कर लेते हैं। तब आप ये बताते हैं कि हम आपको एक्सपर्ट सलाह उसको किस प्रकार की देंगे, और केयरफुली एक्सप्लोरिंग द पॉसिबल अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव। उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका उद्देश्य है, उसका लक्ष्य है, वो कैसे निर्धारित करेंगे। भाई आप ये कर लीजिए, और वो कहता नहीं साहब मुझे इसमें तो ये दिक्कत आएगी, मैं ऐसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। ओके ओके ओके, नो रुको, आपके पास अगर ये नहीं कर सकते तो आपके पास सेकंड प्लान, ठीक है, आपका अल्टरनेटिव ये और अवेलेबल है। ठीक है, अब आप लोग जब अपने वहां जाते हैं ना रेडीमेड गारमेंट पे कपड़ा खरीदने, या कुछ भी कहीं प्रोविजन स्टोर पे जाते हैं, तो क्या करते हैं, नहीं नहीं ये पसंद नहीं, अच्छा ये नहीं है तो आप ये ले लीजिए, ये नहीं है तो आप ये ले लीजिए। तो आपको वो एक एक्सपर्ट की तरह आपको, अब यहाँ क्या है, हेल्प गिविंग, काउंसलिंग में अपन ने पढ़ा था ना, हेल्प गिविंग, आप उसको सहायक की भूमिका निभा रहे हैं, है ना। तो ये आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे कि लोग किस प्रकार से उसको उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा है सबको? हाँ सर। हाँ हाँ सर। वेरी गुड। संजू दत्ता जी,
संजू सर दत्ता बोलिए। सुन रहे हैं? हाँ सर बोलिए। ठीक लग रहा है आपको? हाँ सर हाँ। वेरी गुड। ये कौन है? वेंकटेश, वेंकटेश टी, वेंकटेश टी, कौशिक बेग, बाग क्या नाम है? कौशिक, मिस्टर कौशिक, हसन एसके, हसन, हसन कौन सा है ये? हसन, आपके वीडियो शुरुआत में सबसे पहले देखा था। हसन नहीं है? विप्लव, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से इंटरव्यूइंग, काउंसलिंग और ये जो हमने बात की है एक्सपर्ट एडवाइस गिविंग की, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? अब इफेक्टिव काउंसलिंग को हम लोग समझते हैं। ठीक है, इफेक्टिव काउंसलिंग में कहाँ जाएंगे? इफेक्टिव काउंसलिंग है प्रोफाइल ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर। द मेन थिंग ए काउंसलर ब्रिंग्स टू ए काउंसलिंग सेशन इज स्किल्स एंड इफेक्टिवनेस। अब ये देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए, शोइंग पॉजिटिव रिगार्ड टू द क्लाइंट। अब इस पॉइंट में आपको जब आप ध्यान से समझेंगे तो हमको क्या करना है अच्छे व्यवसाय के लिए? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इज एन एटीट्यूड ऑफ हेलिंग द क्लाइंट। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड से क्या मतलब है? अमन भाई बताएंगे? अमन, अमन कुमार, कहाँ व्यस्त हो गए आप? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मीन्स हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है, हमारा जो भी कस्टमर आता है, उसको हमको बिना किसी शर्त के, बिना किसी बंधन के, अनकंडीशनल मतलब शर्त विहीन, बिना किसी शर्त के पॉजिटिव रिगार्ड उसको देना है, उसको सम्मान देना है, उसकी बात को ध्यान से सुनना है। इस बजाय इसके हमको कि उसको हमारी पसंद का व्यक्ति है या हमारी नापसंद का व्यक्ति है। पसंद नापसंद कई प्रकार से हो सकती है। हो सकता है हमारे कोई ऐसा उसके बारे में नेगेटिव फीडबैक हो, हमारा दोस्त है, उसकी पहचान का है, पहले से जानते हैं, उसके बारे में कुछ नेगेटिव बात सुन रखी है या चल रही है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास ग्राहक अगर वो आया है, एक क्लाइंट की तरह आया है, तो हमको सबको समान रूप से एक जैसा व्यवहार करके उसको हमको एंटरटेन करना है। उसका फायदा क्या होता है? का आपके पास आपका जो एटीट्यूड है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसकी तरफ को जाता है, और एक पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्शन आपकी तरफ भी उसका झुकाव हो जाता है। वो कहता है नहीं भाई, यही व्यक्ति अच्छा है, यही कियोस्क वाला अच्छा है जो मेरी मदद करता है या मेरी बात को ठीक से सुनता है ना? तो हमको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शर्त के हर एक व्यक्ति को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हर क्लाइंट को देना चाहिए। दूसरा जो है इसमें, जो इसका इफेक्टिव काउंसलिंग का दूसरा पॉइंट है, क्या है? एम्पैथी। एम्पैथी मतलब, अब एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी के फर्क को हमको समझना चाहिए। ठीक है, सिंपैथी तो बोलते हैं सहानुभूति, और एम्पैथी का मतलब होता है आत्मानुभूति या स्वानुभूति। स्वानुभूति का मतलब उसकी जगह पे अगर मैं होता तो मुझे कैसा लगता या मैं क्या चाहता हूँ, तो उसकी जो अच्छाई और बुराई है उसको उस लेवल पे समझ के, उसके दुख दर्द को या उसके काम को अपने लेवल पर समझ के उसकी मदद करना। तो उसको फीलिंग ही आना चाहिए, व्हाट इज एग्जैक्टली राइट, यस, जो आप कह रहे हो वही, बस मैं ऐसा ही चाहता हूँ, या मैं यही चाहता हूँ, या यही मैं कह रहा था, या यही मुझे चाहिए। इस प्रकार की जो फीलिंग आपके पास जब आप समझने लगते हैं, तो आप अपने VCBF के काउंटर पे आप एक सफल सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं। उसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है, यू आर क्लोजली फॉलोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग देम। आप उसको ठीक से फॉलो कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, और समझने से क्या होगा? आपकी भी जो व्यवसाय है, जो आपका सेवा क्षेत्र है, उसमें वृद्धि होती है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, यही बातें रख के आपको अपने क्लाइंट्स को समझना है और समझाना है। ठीक है, तो ये प्रोफाइल ऑफ इफेक्टिव काउंसलिंग में ये तीसरा जो पॉइंट क्या हो गया? पहला हो गया शोइंग पॉजिटिव रिगार्ड, दूसरा हो गया एम्पैथी, तीसरी होती है जेन्युइननेस।
जेन्युइननेस मतलब क्या है? वो व्यक्ति बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के, बिना कुछ झूठ सच के जो वास्तविकता है वो बता देना, किसी भी प्रकार का कोई दुराव छिपाव नहीं करना, अपने फायदे के लिए कोई गलत बयानी नहीं करना जिससे दूसरे व्यक्ति का या हमारे ग्राहक का, हमारे क्लाइंट का नुकसान हो। तो ये जो जेन्युइननेस है, इथिकल बात करनी है ना, इथिक्स के आधार पर बात करनी है। एक प्रोफेशनल काउंसलर की एक बहुत महती जिम्मेदारी है कि वो बिना किसी, कई बार कहते हैं ना, देखिए कुछ वहां लिखा रहता है, आपने टीवी पे भी एड में देखा होगा, अखबारों में एड में लिखा होगा, बातें और वायदे तो बहुत बड़े बड़े लगा देते हैं, लेकिन एक छोटा सा सितारा बना के, एक स्टार बना के वहां लिख देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, सेवा और शर्तों के अधीन, या सेवा शर्तें नियम लागू हैं। तो वो सेवा शर्तें नियम क्या लागू हैं उसके बारे में उसको ठीक से बता देना, हमें कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये तीनों बातें समझ में आ गई? से यस और नो कोई जवाब दीजिए। हाँ सर। कौन बोले? नाम बताइए। सुदीप्त रॉय। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट हम स्लाइड पे जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है काउंसलर लीडिंग रिस्पॉन्स। लीडिंग रिस्पॉन्स क्या होगा? आप काउंसलर की भूमिका में, आपको पहला प्रोफाइलिंग के बारे में बताया, आपके प्रोफाइल के बारे में बताया, दूसरा आपका लीडिंग रिस्पॉन्स का आपका क्या होना चाहिए? एक तो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब आपका जो बातचीत है, स्पष्टीकरण है, वो बड़ा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होना चाहिए। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब वास्तविक जानकारी उसमें होना चाहिए। एक क्लाइंट में भी कंफ्यूज बाय सम टर्मिनोलॉजी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में एक शब्द इस्तेमाल कर दिया था, क्रॉस सेलिंग। अब मान लीजिए आपके बैच में भी 15, 20, 25, 30 लोग कोई है, उनमें से 2-5 लोग तो जानते हैं, लेकिन अगर 15 लोग ऐसे हैं जो क्रॉस सेलिंग जिनने कभी सुना नहीं, या उनके लिए हमने कह दिया और भाई क्रॉस सेलिंग के बारे में बताइए, या हमको क्रॉस सेलिंग का ये टारगेट मिला है, या ये, तो अब उसके लिए बड़ा अटपटा लगे, बड़ा कठिन हो जाता है यार, ये क्रॉस सेलिंग क्या होता है। किसी हमने बॉरोवर को या किसी क्लाइंट को बोल दिया कि भाई आपकी EMI इतनी आएगी, आपके EMI 4,000 रुपए की EMI है, और उसको EMI का मतलब ही नहीं मालूम, तो क्या होगा? एकदम से बड़ा प्रॉब्लम में वो आ जाएगा। तो हमको ऐसी टर्मिनोलॉजी का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे वो कोई कंफ्यूजन हो। हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, हमारी जो बातचीत है, वो इतनी स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं और वो क्या समझ रहा है, उसमें एक रूपता हो, उन दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हमें कोई ऐसी कंफ्यूज करने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या करते हैं तो उसके बारे में उसको पूर्ण जानकारी देना चाहिए। The counselor should also guard against explaining things in a patronizing tone, है ना, patronizing tone, lest it may be misunderstood by the client as a selling technique। देखो ये पैट्रोनाइजिंग टोन, ये एक टोन की हम बातचीत की गई है। ठीक है, ये पैट्रोनाइजिंग टोन से क्या मतलब है? हाँ, आपको जो बातचीत का जो टोन है ना, आवाज, जैसे हम आपसे बात, मतलब कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो हम आपको समझाना, यार इसी को जोर से, या कुछ ऐसे हरासिंग लैंग्वेज में हम बात करें, या इस प्रकार से अपना बात करें, हमको क्या करना है, फॉर्मेलिटी हमने पूरी करी, आगे चल गए, समझ में आया नहीं आया, बीच बीच में आपको रोक रहे हैं। तो भाई जो टोन है उसमें मधुरता होना चाहिए, उसमें उतार चढ़ाव होके व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। अगर हमारी कोई नाराजगी हमको व्यक्त करना है तो उसको समझ में आना चाहिए कि हमारे हित के लिए ये बात कर रहा है, हमारी भलाई के लिए बात कर रहा है, और हमें एक्सप्रेशन हमारा इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये टोन जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान बातचीत में, इंटरव्यूइंग में, काउंसलिंग में उसका बहुत महत्व है। दूसरा क्या है? इंटरप्रेटिव रिस्पॉन्स। इंटरप्रेटिव रिस्पॉन्स से क्या मतलब है? इसमें क्या है कि आपको बातचीत का जो किसी प्रकार की जो इंटरप्रिटेशन है वो उसमें क्लैरिटी रहना चाहिए। सेंस टू द क्लाइंट दैट दे डेफिनेटली एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ द काउंसलिंग। मतलब आप उसका, वी शुड कीप इन माइंड दैट ही, द goal of all interpretive efforts is self interpretation by the client in order to increase the client's ability to act effectively। उसको किसी प्रकार की कोई भ्रमित नहीं हो, उसका जो इंटरप्रिटेशन है
है ना, जो बातचीत का जो या उसकी लैंग्वेज लिखी है या हम उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए इंटरप्रिटेशन की तो फर्क है, कई जगह हम देखते हैं इस लाइन का ये नहीं ये मीनिंग है, हमको ये नहीं ये बताया था। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है वो इंटरप्रिटेशन में हमेशा क्लैरिटी होना चाहिए, है ना, उसमें कोई अलग अलग बातें नहीं हो, सब आपने ये बताया था इसका मीनिंग ये नहीं ये है। तो इंटरप्रिटेशन जो रिस्पॉन्स है ना, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकार की क्वालिटीज का आपके अंदर समावेश हो, प्रयोग हो। रीअश्योरेंस फॉर एनकरेजमेंट, आप बार बार उसको आश्वस्त करेंगे, वो भी आप पे निर्भर होगा। उसको कोई प्रॉब्लम है तो आई एम हियर बाय योर साइड, आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका काम कराऊंगा। ठीक है, इस प्रकार का एनकरेजमेंट भी उसको देना है, उसको प्रोत्साहित भी करना है कि आप चिंता नहीं करें, आपको परेशानी आ रही है, मैं बैंक में चलूंगा, आपका काम मैं करूंगा, मैं ब्रांच मैनेजर या फील्ड ऑफिसर को समझाऊंगा या उनसे समझ लेता हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, इस प्रकार का ये जो रीअश्योरेंस रिस्पॉन्स है, ये उसमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है और आपको भी आपका रिस्पॉन्स और आपको काम करने में ये कम्युनिकेटर की तरह, गुड कम्युनिकेटर में या गुड काउंसलर की ये भूमिका होती है। अब फोर्थ क्या है, एडवाइस और सजेशन। द फाइनल टाइप ऑफ लीडिंग रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एडवाइस और सजेशन, है ना, फाइनल, जिसमें आप, मैंने पहले ही बता दिया आपको, एडवाइजिंग वाला जो काम है। कई लोग क्या होते हैं, दूसरों से सलाह ले लेते हैं और दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको भी परेशानी होती है और हमको भी परेशानी होती है, मतलब बैंक को परेशानी होती है या क्लाइंट को और जो वेंडर है दोनों को परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में क्या है, जब ऐसी स्थिति बने तो एक लाइन लिखी है बोल्ड में, इन ए फाइनेंशियल काउंसलिंग रिलेशनशिप हाउएवर द बेस्ट काइंड ऑफ एडवाइस इज सेल्फ एडवाइस। जब वित्तीय काउंसलिंग सलाहकार की हम बात कर रहे हैं, इस वित्तीय संबंधों में सलाहकार की बात कर रहे हैं, तो समझाने के बाद हमेशा क्या लिखा है, द बेस्ट काइंड ऑफ एडवाइस इज सेल्फ एडवाइस। स्वयं की जो बुद्धि विवेक काम करता है वही करना चाहिए, अपना कोई भी डिसीजन थोपना नहीं चाहिए। हमको क्या करना है, एडवाइजिंग, व्हाट एडवाइस इज बेस्ट सूटेड टू देम, उसके लिए बेस्ट सूटेड सलाह क्या हो सकती है, वही हमारा फोकस होना चाहिए। अदरवाइज, जो मैंने आपको पहले कहा वो यहाँ लिखा हुआ है, अदरवाइज द काउंसलर नॉट ओनली लीड्स बट टेक्स ओवर द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्लाइंट्स फाइनेंशियल प्लान्स। वो आपके ऊपर ही टूट पड़ेगा, साहब हमें नहीं पता, आपने ही कहा था, आपके इतने पैसे जमा करा दिए, आपको इतने मिल जाएंगे, तो न हमें तो मिले नहीं साहब, ये तो आप कम दे रहे हैं। एक और दूसरा एग्जांपल आपको हम देता हूँ, आपने किसी का कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा दिया और उसको आपने जानकारी नहीं दी, या किसी ने कोई आपको बीमा पॉलिसी आपको दे दी और आपने जानकारी नहीं दी। म्यूचुअल फंड में पता लगा आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड है, आपने ये शब्द सुना होगा, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का मतलब ये है कि 3 साल के पहले आप इसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, आप निकाल नहीं सकते। यदि निकालते हैं तो आपको इतना इतना पेनल्टी लगेगी। तो पता लगा कि पैसे तो इसलिए जमा कराए थे कि उसको उसका पैसा 1.25 गुना 1.5 गुना हो जाएगा, 1 लाख रुपए के आपको 1,30,000 1,50,000 मिलेंगे। अब किसी कारण से उसको 1.5 साल बाद या 2 साल बाद आवश्यकता लग गई, साहब मेरा पैसा दिलाइए, मेरा पैसा तो आप जमा है, आपने मुझे जमा कराया था। अब वो लेने आता है तो आप हो जाएंगे, विश्वास पैदा, अपना विश्वास खो देंगे, बैंक की योजनाओं से विश्वास खो देंगे, और नेचुरली उसको जब नुकसान हो रहा है तो 20 जगह वो गलत बयानी करेगा और आपको जो है वो कटघरे में ठहराएगा कि आपकी वजह से उसका नुकसान हुआ। तो आपको क्या करना है, वो उसमें 2-3 चीजें आ गई कि उसमें पहले वाला, इसके पहले वाली एक स्लाइड थी ना, वो भी यहाँ पॉइंट काम करता है कि हर चीज को डिस्क्लोज कर देना है, भैया 3 साल तक ये पैसा नहीं मिलेगा, अगर इमरजेंसी आपको आएगी तो आपको इतना आपको नुकसान इसमें हो सकता है, तो आप सोच समझ के उसका निवेश करना है। बीमा के बारे में भी आपने सुना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस दिला दिया, वहां पता लगता है कि साहब आपको पहले से बीमारी थी, आपने वो डिस्क्लोज नहीं की, तो अब आपको जो है हॉस्पिटलाइज हो गए, तो उन्होंने कहा वो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपने तो उस समय बताया नहीं कि आपको हम ये
डायबिटीज है, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आप पहले से इलाज करा रहे हैं, आपको कुछ और प्रॉब्लम है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एडवाइजिंग में बहुत सावधानी की जरूरत है, हर चीज डिस्क्लोज करना है, अकॉर्डिंगली आपको सलाह देनी। मेरे ख्याल से काफी कुछ क्लियर आपको ये हो गया होगा, है ना। रोल आपका क्या है फाइनेंशियल काउंसलर का, है ना, वाइटल रोल है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है गायकी के बारे में, उसको गाइड सपोर्ट और एजुकेशन आपको देना है व्यक्ति को। और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। फाइनेंशियल काउंसलर हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सन टू पर्सन टॉक विद ए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स ऑफ बैंक ड्यूरिंग देयर काउंसलिंग प्रोग्राम। आपको पता है, शायद बताया होगा, ये काउंसलिंग प्रोग्राम के बीसीबीएफ की एक और जिम्मेदारी है ना, कि आप बीसीबीएफ का काम करेंगे तो आपको सेमिनार करना है, मीटिंग्स करना है। उसके लिए कुछ अलग से बहुत बड़े बड़े होटल्स की जरूरत नहीं है, आप छोटी मोटी जगह कहीं धर्मशाला में, किसी मंदिर पे, किसी कम्युनिटी सेंटर में, किसी पार्क में, खुले मैदान में लोगों को एकत्रित करके 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 लोगों को जोड़ के अपनी बैंक की योजनाओं के बारे में, फाइनेंशियल काउंसलिंग के बारे में, ये डाटा कलेक्शन के बारे में, ये सब चीजें आपको देना है। तभी आप अपना क्लाइंट अपना जोड़ पाएंगे, और जो बैंक का जो लक्ष्य और आपका लक्ष्य, आप तभी अपना गोल हासिल कर पाएंगे। पर्सनल फाइनेंशियल गाइडेंस में इंडिविजुअल असेसमेंट आपको करना है, वो डाटा कलेक्शन से आपको मदद मिलती है। ये इनकम एक्सपेंसेस के बारे में आपसे पहले मैंने बता दिया। टेलर्ड एडवाइस का मतलब क्या होता है, आपके पास रेडीमेड प्रोडक्ट है। रेडीमेड प्रोडक्ट मतलब आपका बेस्ट सूटेबल उसके लिए क्या है, कौन सी स्कीम है, उसके बारे में जानकारी दे देना, ठीक है। एजुकेशन, फाइनेंशियल कंसेप्ट आपको समझना है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आपको एजुकेट करना है लोगों को, क्लाइंट को, उसके फंडामेंटल आपको बता देने हैं। बजटिंग के बारे में, सेविंग, इन्वेस्टिंग, क्रेडिट, डेट मैनेजमेंट, इन सब टॉपिक्स पे आपको चर्चा करनी है, लेकिन वो कभी कर पाएंगे जब आप खुद ही एजुकेटेड होंगे। टैक्स प्लानिंग, है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, साहब आपने पैसा जमा कर दिया, मेरा टैक्स कट गया, तो टैक्स के बारे में उनको बता देना है कि भैया आपको वहां पे एक फॉर्म 15G भर के देना होता है। जिन लोगों की आमदनी इतनी नहीं है, उनको अगर जो ब्याज मिल रहा है उस पर टैक्स नहीं कटे, तो आपको ये जाके समय पे अप्रैल के महीने में जाके फॉर्म जमा करना है। या वो टैक्स में आता है तो उसमें कौन सी योजना में उसका पैसा जमा कराए कि उसका टैक्स में बचत हो जाए। तो टैक्स प्लानिंग में भी आपको मदद करनी है, इसके बारे में आपको जानकारी है। प्रैक्टिकल स्किल्स में आपको बजटिंग, बजट आपको जो जिनको कोई दुकान का लोन है कुछ है, तो वो बजट बनाना आना चाहिए, है ना। सेविंग, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी आपको योजनाएं बनाते आना चाहिए, उसको समझाना है। क्रॉस सेलिंग के बारे में जब मैंने शुरुआत में आपसे बात की थी, यहाँ थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया जा रहा है, तो मैंने कहा था कि हम आगे चर्चा करेंगे। व्हाट इज क्रॉस सेलिंग, ठीक है, प्लीज रीड इट आउट, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। किसको पढ़ना? क्रॉस सेलिंग मैंने आपको बताया, सेलिंग मल्टीपल प्रोडक्ट, मैंने कहा था एक से ज्यादा किसी को प्रोडक्ट देना या दे देना, वो क्रॉस सेलिंग कहलाता है, बस इतना ही सा मीनिंग है। कभी क्रॉस आपका एग्जाम होगा, लास्ट डे में मॉक टेस्ट होगा, और आपको क्रॉस सेलिंग के बारे में 2, 3, 4 ऑप्शन दे दिए कि सही इसमें से क्या है बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए ना। यस सर। सेलिंग क्या होता है उसको आपको बता दिया। बेनिफिट क्या है क्रॉस सेलिंग के, दोनों को फायदे है, दोनों मतलब बैंकर को भी और कस्टमर को भी, है ना। क्रॉस सेलिंग का बहुत सिंपल मीनिंग है, जैसे आपका डिपार्टमेंटल स्टोर होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर का क्या मतलब है कि एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है। वहां आपको चाहे किराना खरीदना हो, ग्रोसरी खरीदना हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना हो, कुछ और फूड आइटम खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, मतलब इस टाइप का अगर बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, मतलब एक ही जगह सारा सामान। तो क्रॉस सेलिंग का मतलब ये है कि एक ही ब्रांच में वहाँ बीमा भी हो जाए, बचत का भी उसका काम है वो हो जाए, म्यूचुअल फंड भी हो जाए, लोन चाहिए तो लोन के बारे में भी जानकारी मिल जाए, या वहाँ पे लोन भी स्वीकृत हो जाए। तो ये है क्रॉस सेलिंग। उसके नीचे बेनिफिट ऑफ क्रॉस सेलिंग में लिखा है कि बैंक्स यूजुअली इंकर हैवी एक्सपेंसेस फॉर मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स स्पेशली टू न्यू कस्टमर्स हु आर अप्रोच फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। अब भाई मान लो किसी को काम है, तो उन्होंने कहा मेरे को लोन चाहिए, तो मैंने बचत खाता तो वहां खोल दिया, पैसा भी जमा हो गया, उन्होंने कहा हमारी बैंक लोन नहीं देती, या लोन के लिए आप कहीं दूसरी जगह जाइए, या उन्होंने कहा आपके यहाँ मेरा अकाउंट है, मेरा बचत भी है, लोन भी है, मुझे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना है, या मुझे कोई बीमा की पॉलिसी चाहिए,
तो कहीं और नहीं जाना है आपको, उसी बैंक में वहीं बैठा हुआ वहीं से आपका वो काम हो जाए। तो ये सब क्रॉस सेलिंग के पार्ट है। लेकिन इसमें नीचे एक रेड में लिखा है मिस सेलिंग, तो व्हाट इज मिस सेलिंग वो भी समझ लेना चाहिए, है ना। मिस सेलिंग मतलब ये है कि कोई गलत बयानी करके अनट्रू एडवाइस के आधार पर कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है। रिस्क आर नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज, जो मैंने आपको बताया ना, शर्तें एवं नियम एवं शर्तें लागू, तो नियम शर्तें क्या है उसको पता होना चाहिए, सब उसको छुपाना नहीं चाहिए, तो उसको क्लियर कर दें। लोन की किस्त आएगी तो कितनी आएगी, कितने महीने में चुकाना है, कोई लॉक इन पीरियड है तो उसके बारे में बता दिया, कोई प्रोसेसिंग फीस लगनी है तो उसके बारे में बता दिया कि भैया इतना आपको चार्ज लगेगा, आपको वैल्यूएशन का कराना है इंजीनियर से तो वो आपको करा के देना है, एग्रीकल्चरिस्ट है तो आपको सर्च रिपोर्ट करा के ला के देनी है, वकील से आपको सर्च ला के देना है, खर्चा आपको देना पड़ेगा, इस प्रकार की चीजें बता देना। भैया उनको छुपाव करके नहीं रखना है, तो मिस सेलिंग से हमको बचना चाहिए। और बताइए, इस टॉपिक में आपके बहुत सारी चीजें हैं जो कवर होती हैं। तो आपसे हमने काउंसलर, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल काउंसलिंग, रोल ऑफ काउंसलर, इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग, ये सब बातों पे बात करके क्रॉस सेलिंग तक हम लोग आ गए। अब हमने आपसे बीच में डाटा कलेक्शन की बात की थी, तो ब्रांच प्रोफाइलिंग की बात की थी, ठीक है जी। हम ब्रांच प्रोफाइलिंग में ही बात कर लेते हैं। Brand profiling is the process of evaluating and categorizing a borrower based on the various factors to assess their creditworthiness and ability to repay. उसकी क्रेडिटवर्दीनेस है ना, क्रेडिटवर्दीनेस मतलब उसकी विश्वसनीयता, और एबिलिटी टू repay द लोन, उसको ऋण चुकाने की क्षमता, और उसका इंटरव्यू का प्रोसेस, ये सब करना इसका पार्ट है ब्रांच प्रोफाइलिंग का, है ना। Effective borrower profiling combines both quantitative and qualitative data। ठीक है, इसको यहां से अलग कर देता हूँ एक टुकड़ा। इफेक्टिव प्रोफाइलिंग कंबाइन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रकार का डाटा। ये बोरोवर प्रोफाइलिंग। अब इसमें आपने साहब हमारा ये का काम है, तो ये कई बार बैंक में फॉर्म मिलता है, आप जिस बैंक से मांगे कि अपना एक डायरी या रजिस्टर मेंटेन करिए, जिसके पास जो व्यक्ति आपके पास आता है या आप किसी के पास जाते हैं कस्टमर ढूंढने के लिए, बैंक से जोड़ने के लिए, उसका डाटा, ये प्रोफाइलिंग आपके पास होना चाहिए। ए गुड कस्टमर टू इलिसिट यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द क्लाइंट से ए फार्मर, जो किसानों की मैंने आपसे बात की, ये किसानों के लिए पर्टिकुलरली बहुत काम में आता है, क्योंकि जब आप बीसीबीएफ की तरह काम करेंगे तो आप भी एक तरह से मिनी बैंक या ब्रांच की भूमिका निभाएंगे। तो आपके पास भी कई बार बैंक कहेगी अरे भाई आप हमारे बीसी हैं, हमको वही कुछ अच्छे कस्टमर ढूंढ के ला के दो, तो आप कैसे ढूंढेंगे एकदम रातों रात। या कोई आपको टारगेट देते हैं भाई आप हमारे 10 अच्छे कस्टमर हमको लाओ, इस गवर्नमेंट स्कीम में हमको फाइनेंस करना है, तो आपके पास वो कब होगा, जब आपका ये बोरोवर प्रोफाइलिंग, उनका ये इस प्रकार की सूची आपके पास रजिस्टर में, डायरी में तैयार होगी, तो आप बैंक को भी मदद कर पाएंगे और आप भी अपने आप का जो आपका बेसिक रोल है उस रोल को आप पूरा कर पाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग और पढ़ लीजिएगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप कोई प्रश्न कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सर बोरोवर प्रोफाइलिंग का एक मीनिंग बताए, वो क्या बताया? क्या क्या बेटा? बोरोवर बोरोवर का क्या मीनिंग बताया? बोरोवर प्रोफाइलिंग, बोरोवर का मतलब होता है ऋणी, हितग्राही, जो लोन लेने वाला है ना उसको बोरोवर बोलते हैं। एक डिपॉजिटर होता है, एक बोरोवर होता है। डिपॉजिटर मतलब जो जमा करता है, बोरोवर मतलब जो लोन लेता है। तो जमाकर्ता को डिपॉजिटर ठीक है। बोलते हैं, जो ऋण ग्रहीता है, जो लोन लेता है, ऋण ग्रहीता, लोनी, ऋणी, वो कहलाता है बोरोवर। रोज नए सुविचार पाएं अपनी फोटो के साथ, इसको स्टेटस पर
ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको गैदर करके एक चार्ट बना के आपके पास होना चाहिए, है ना। तो तब आप उसको मदद कर पाएंगे। ये बोरोवर प्रोफाइलिंग का यही मीनिंग है कि आपको उसकी डाटा इकट्ठा करना। अब उस डाटा में क्या क्या चीज आ जानी चाहिए, उसके लिए मैंने आपको एक ये दूसरी स्लाइड आपके सामने रखी हुई है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या करना है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री में मतलब उसका क्रेडिट स्कोर क्या है। क्रेडिट हिस्ट्री में उसमें क्रेडिट रिपोर्ट भी आ जाएगी कि भाई ये व्यक्ति, इसको हम ले रहे हैं, पहले से कहीं लोन तो नहीं लिया है, और अगर लिया है वहाँ डिफॉल्टर तो नहीं है, या उसका गुड रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा है, जहां से भी लोन लेता है समय पे, समय के पहले उसको चुकता कर देता है। इस प्रकार की क्रेडिट हिस्ट्री। दूसरा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसकी आमदनी क्या है, वो आमदनी के बाद उसका आमदनी के जरिए का एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट में कृषि से संबंधित है या कहीं जॉब करता है, जॉब करता है तो गवर्नमेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट है तो कोई एमएनसी में है या किस कंपनी में है। या उसका जो प्रोफाइल है वो ऐसा तो नहीं है कि साहब साल में 2 बार या 4 बार नौकरी बदल लेता है, जहां जाता है वहां वहां वो टिकता ही नहीं है, या उसकी जो लाइबिलिटी है वो नहीं पूरा करता है, जिम्मेदारी से वो काम नहीं करता है ना। तो ये एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी उसमें यहाँ नीचे एक पॉइंट रहता है। स्टेबल एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री विद ए कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीम इंक्रीजेस बोरोवर्स क्रेडिटवर्दीनेस। अगर उसके कंसिस्टेंसी है, मतलब एक ही जगह लग के लगातार करता है, हर साल उसकी आमदनी है, इसको एनुअल इंक्रीमेंट मिल रहा है ना, तो उसकी विश्वसनीयता इससे बढ़ती है। या उसमें अगर स्विच किया है, आजकल होता है प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, कहीं कोई कंपनी में है, उस कंपनी बदल ली, लेकिन उससे बढ़ के वो जो उसकी सैलरी है उससे बढ़ के उसको मिल रहा है। तो इस प्रकार से उसका ये सब चीजें। डेट टू इनकम, पहले से कोई लोन लिया हुआ है तो उसके बारे में उसकी जानकारी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि खर्चे से ज्यादा उसने, उसकी हैसियत से ज्यादा उसने लोन ले रखा हो। तो ये 3 प्रकार की चीजें अभी मैंने आपको बताया है, ये उसके प्रोफाइलिंग की। ये क्रेडिट हिस्ट्री, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और डेट टू इनकम रेशियो, ये उसके बारे में जरूर करना चाहिए सामान्य जानकारी के अलावा। फिर जो अगली बात आती है वो डेट मैनेजमेंट स्किल पे मैंने आपको बात की थी। अगर किसी ने लोन ले रखा है तो ये भी आपका प्रबंधन का काम है, काउंसलर का ये भी काम है उसको, वो उसकी बजटिंग करे, फाइनेंशियल प्लानिंग करे, मंथली बजट उसका बनाए कि उसकी आमदनी कितनी है, कितना बचत होके उसको ईएमआई निकालना है, उसके बारे में वो बात करे। अगर उसकी आमदनी में पता लगा कठिन हो रहा है लेकिन किस्त भरनी है, तो लिखा है एक्सपेंसेस कैन बी रिड्यूस, उसके खर्चे हैं तो खर्चों में अपनी कटौती करे। वो एरिया कौन सा है, आइडेंटिफाई द एरिया कि जहां पे वो कटौती कर सकता है, फालतू खर्चे तो नहीं करता, तो वो उसको देखना चाहिए। प्रायोरिटाइजिंग डेट, मतलब जो उसका ऋण है उसको प्राथमिकता के तौर पर उसको करे कि पहले कौन सा चुकाना है। लिस्ट ऑल दी डेट्स, पहले जितने लोन लिए हैं सबको लिखे, प्राइवेट कितने हैं, बैंक के कितने हैं, सरकारी बैंक के कितने हैं, उन पे कितना ब्याज जाता है, कितना मूलधन जाता है, तो वो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि भाई पहले कौन सा वाला चुकाना है। कई जगह ये सब छोटे छोटे 4-5 चल रहे हैं, इनकी किस्तें छोटी छोटी हैं। अरे हमने हटाओ यार, पहले ये छोटे छोटे खत्म कर दो एक बार में, बड़ी एक जगह रह जाएगी, उसका एक में बड़े में भरेंगे। इसका उल्टा भी होता है कि साहब जो उस पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, जिसपे ब्याज ज्यादा लग रहा है, तो पहले वो चुकता करना है, जिससे कम ब्याज वाले वो अपन धीरे धीरे बाद में भी भर सकते हैं। तो ये सब चीजें प्रायोरिटाइज करना ये काउंसलर का काम है। मैंने डेट मैनेजमेंट स्किल्स ये आपके पास होना चाहिए। और रीपेमेंट स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताया ना, पेइंग, फोकस ऑन पेइंग ऑफ द स्मॉलेस्ट डेट फर्स्ट, पहले छोटा वाला चुकाना है, या पेइंग ऑफ द डेट विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसपे ब्याज ज्यादा लगता है वो पहले चुकाना है। तो ये उसकी आमदनी और खर्चों पर निर्भर करता है कि उसको प्रायोरिटाइज कैसे करना है। ये कला है, ये आपका स्किल होना चाहिए। क्रेडिट काउंसलिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, है ना। आप भी क्रेडिट काउंसलर सेंटर ही कहलाएंगे, आपको ये सब काम करना है। तो उसमें आपको गाइडेंस, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, आपको खाते कैसे खोलने उसकी जानकारी देना, इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जानकारी देना, गाइडेंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट्स, ये इस प्रकार के ये सारे काम करना। ठीक है, तो ये काउंसलर सेंटर का भी आपको काम करना है। ये नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन खुले हुए हैं, NCFE,
ये आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है ना, ये एनसीएफई का ही पार्ट है। अब यहाँ देखिए एनसीएफई के ये चीजें, फॉर्मेशन इसका क्या है, गठन कैसे हुआ, सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? हाँ जी सर। ठीक हो। यस सर। जय हाँ नेता, आप दिखाई जी दिए, सर, सुन रहा हूँ। ठीक लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। वेरी गुड, गुड। तो देखिए यहाँ फॉर्मेशन, इसका गठन कैसे है। अब यहाँ लिखा है एनसीएफई हैज बीन सेटअप बाय इंडिया लीडिंग फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। ये फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर का मीनिंग समझते हैं आप लोग? नियामक संस्थाएं जो उनको कंट्रोल करती हैं। रेगुलेटर का मतलब होता है कंट्रोलर। तो इस एनसीएफई का जो सेटिंग हुआ है वो कैसे हुआ है, जो सारे फाइनेंशियल सेक्टर के जो रेगुलेटर्स हैं, तो रेगुलेटर कौन कहलाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकों को रेगुलेट करता है। नियंत्रण किसके हाथ में है बैंकों का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। सिक्योरिटी ऑफ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ये जो इक्विटी मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, इनको कौन रेगुलेट करता है? सेबी, है ना। इंश्योरेंस, बीमा से संबंधित कौन रेगुलेट करता है? तो इरडई। इरडई का पूरा नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और कौन है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, है ना। जो पेंशन फंड वगैरह होते हैं ना आजकल, जो न्यू पेंशन स्कीम है ना, इन सबको रेगुलेट करता है तो पीएफआरडीए। सन 2013 में इसका गठन हुआ। अब ये आपको क्यों मैं जोर से बोल के बता रहा हूँ कि आपको अगर मल्टीपल चॉइस में एग्जाम में आएगा तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं आएगा, भाषा बदल के आ सकती है, लेकिन वो अपने को समझ लेना है कि क्या होता है, क्या करना है। इसका मिशन क्या है एनसीएफई का? द मिशन ऑफ एनसीएफई इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन फाइनेंशियल एजुकेशन एंड इंक्लूजन। तो ये ट्रेनिंग आपकी हो रही है कि नहीं? तो आपका ये एनसीएफई का पार्ट हो गया ना, एक तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन इंक्लूजन आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये आपको एनसीएफई का भी एक कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। देयर बाय एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू मेक इन्फॉर्म्ड एंड इफेक्टिव डिसीजंस अबाउट देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये काम आपके लिए किया जा रहा है। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है एनसीएफई का? प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, तो आप दे रहे हैं, है ना। यंग एडल्ट, वुमेन, सीनियर सिटीजन, सब हो रहा है। डेवलप एजुकेशनल मटेरियल्स, ये आपके लिए एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड कराना, ये एनसीएफई का काम है ना। वो आपको मटेरियल देंगे। आप वहाँ साइट पर जाए, गूगल पे, जो लोग टेक से भी है, गूगल पे एनसीएफई टाइप करिए, वहाँ सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग सेशंस, वर्कशॉप एंड सेमिनार टू एजुकेट पीपल ऑन वेरियस फाइनेंशियल कंसेप्ट एंड प्रोडक्ट्स। रिसर्च का काम करता है ना। कोलैबोरेट विद स्टेक होल्डर्स का, ये सब इसका काम है। अब एक और महत्वपूर्ण स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, हमारा टाइम होने वाला है 10-20 मिनट में। आपको ये, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, और अगर आपने पढ़ लिया तो आप प्रश्न भी जरूर पूछेंगे, इसमें मेरी उम्मीद है। ये एक ही स्लाइड है, बहुत छोटी सी, जरा पढ़ के मुझे पूछिए कोई, तो मैं समझ लूंगा कि आपने पढ़ा है। सॉरी, ये हट जाएगी अगर मैं ये फोटो आपके देखूंगा। अमन कुमार जी, हाँ जी सर। बताइए डीफ अकाउंट क्या होता है? हाँ जी। ये दिख रहा है आपको डीफ अकाउंट? हाँ जी, हाँ जी, द डिपॉजिटर हाँ, डीफ एजुकेशन में एंड क्या अवेयरनेस क्या फंड। मीनिंग है डीफ का? DEAF। डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। हाँ, ये क्या होता है? जो कोई भी खाते इस तरह के है कि लोगों ने उसमें पैसे डाले हैं, लेकिन 10 साल से उस खाते का ऑपरेट नहीं किया, ना तो कोई क्रेडिट हुआ है ना कोई डेबिट हुआ है। 10 साल से अधिक, है ना। जी सर। हाँ,
अब ये स्थिति कब बनती है, कोई बता सकते हैं? कल सोच के बताइए, ये क्या मैं कैसे जब हो कोई जाता है? व्यक्ति मर जाता है तो इस कंडीशन में सर। हाँ, मर जाता है, और बिना अगर मरे भी किसी हो के काफी सकता है। ज्यादा मल्टीपल बैंकों में खाते चल रहे हैं। बिना मरे भी हो सकता है। या बिल्कुल सर, अगर नॉमिनी कोई जरूरत से जब ज्यादा मर खाते जाता है चलाते उसमें हैं, फंस नॉमिनी जाते हैं। वगैरह ऐड नहीं रहता है, उसको मालूम नहीं रहता है कि इस कंडीशन में इस तरह का मैं ये अकाउंट कह रहा हूँ बिना मरे भी हो सकता है। भाई हम किसी एक सेंटर पर रहते हैं, किसी एक जगह, ठीक है, अब यहाँ खाता खोला, हम किसी जॉब में, पता लगा हमारे यहाँ 10-20 हजार रुपए, 1 आध लाख रुपए, जो भी कुछ अमाउंट है, छोटे से लेके बड़ा कोई भी, पता लगा हम वहां से, हमारी पूरी फैमिली माइग्रेट कर गई, मतलब हम वहां से शहर छोड़ के चले गए, या हमको भूल गए, हमने 10-20 हजार था कि ठीक है कभी आएंगे तब निकाल लेंगे, इमरजेंसी फंड है, अब हम ऐसी जगह चले गए कि यहाँ से बाहर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए। एमपी में हम लोग रह रहे हैं, पता लगा हमारा यार कहीं जॉब के लिए ट्रांसफर होके वहां चेन्नई चले गए, कर्नाटक चले गए, बेंगलोर चले गए, कलकत्ता चले गए, और वहां जाने के बाद काम में ऐसे रहे कि यार भूल गए, कभी आने ही नहीं हुआ, या आना हुआ लेकिन बैंक में काम नहीं पड़ा और हम ध्यान भूल गए, और बाद में कभी याद आया, अरे हाँ यार हमारा एक अकाउंट पड़ा था। तो बिना मरे भी हो सकता है ना ये। जी सर। हम्म। तो उसको क्या करती है ये डेप अकाउंट, ये रिजर्व बैंक उसको सारे बैंकों से पैसा बुला लेती है, हर साल ये जानकारी रिजर्व बैंक मांगता है बैंकों से। क्या आप बताइए, आपके पास अनक्लेम्ड फॉर 10 ईयर्स, अबाउट 10 ईयर्स कितना आपके पास पैसा पड़ा है, मतलब वो सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, एफडी, कहीं पे भी हो सकता है। तो रिजर्व बैंक के पास वो हर 10 साल के बाद, 11-12 साल, 1 आध साल और साल 6 महीने का फर्क कभी कभी हो जाता है रिपोर्टिंग में, वो पैसा रिजर्व बैंक के पास चला जाता है। रिजर्व बैंक क्या करता है, उसको फंड अपने पास सुरक्षित रखता है, और उसका जो इंटरेस्ट होता है, उसका जो ब्याज होता है, वो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में उससे आवश्यक ट्रेनिंग या उसके प्रमोशन के लिए खर्चा करके उसके ब्याज से इस प्रकार का काम करता है। अब इसका एक अगला प्रश्न बनता है जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है सेकंड पैरा में, कि किसी को याद आ गया तो उसको 10 साल बाद वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या है कि पैसा तो डिपॉजिटर का है, तो निश्चित तौर पर उसको मिलेगा। वो उसको याद आ जाएगा, वो अपनी बैंक में संबंधित ब्रांच में उसको आवेदन देगा, है ना, उसका एक आवेदन का एक वहां पे फॉर्मेट मिलेगा, उसमें केवाईसी के डॉक्यूमेंट उसके लगेंगे, वो बैंक अपने हेड ऑफिस को भेजेगा, हेड ऑफिस अपने रिजर्व बैंक को भेजेगा, रिजर्व बैंक में वहां उसकी जांच होगी, वो सब जाएगा, हमने इस तारीख को आपको पैसा इस वाली लिस्ट में भेजा था, इतना अमाउंट है, वो वहां से वो पैसा वापस बैंक को मिलेगा, बैंक से उस ब्रांच के माध्यम से आपको पैसा वापस मिल जाएगा। बस नट सेल में आपको डेफ अकाउंट का मतलब जो है ये, एक तो डीफ का मतलब होता है गूंगा बहरा, बहरा को बोलते हैं डीफ, जिसको सुनाई नहीं पड़ता, गूंगा बहरे को हम लोग बोलते हैं डीफ है, तो ये डीफ अकाउंट है। तो डीफ, तो इसलिए आपको ये स्लाइड हमने बताई, कभी डीएफ के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो आपको जानकारी हो जाए। अब हमारे पास 10-15 मिनट और बच रहे हैं, ठीक है, उसमें मैं आपको, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं चाहूं तो आपको कुछ छूट गया हो तो इस पूरे प्रोग्राम को आपके सामने रोल आउट कर सकता हूँ एक बार फिर से, कि सर एक बार जल्दी से हम आपको स्लाइडें रिव्यू करा सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि कुछ आपको मल्टीपल ऑप्शन चॉइस आपसे पूछूं कि प्रश्न अगर आपको आएंगे ABCD में तो आपको कैसे बताना है या कैसे प्रश्न आएंगे, बताइए क्या करूं? क्वेश्चंस पूछ लो। मल्टीपल क्वेश्चन। चलिए ठीक है, एक ही स्लाइड में, अब मैंने चूंकि अलग नहीं किया है, ये देखिए, अब एक को अब थोड़ी देर को मैं छुपा देता हूँ, नहीं तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं नहीं हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन 1 लिखा है, विच ऑफन द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इथिकल बिहेवियर फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। इथिकल, और जो मैंने आपको शुरुआत में बोलता हूँ कि शब्दों का हेरफेर होगा, वहां हम बुलेट पॉइंट्स रखते हैं, लेकिन ये इथिकल वर्ड भी मैंने आपको उपयोग किया था अपनी बातचीत में। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई भी बताइए। ए है बीच द डाटा प्राइवेसी, बी है नेपोटिज्म, सी है विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन, डी है कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम। तो इथिकल बिहेवियर क्या होता है बताइए? सर डी आएगा आंसर। कौन बोल रहे हैं, अमन और कोई बोल रहे जी हैं? सर। यार अमन, तुम तो फिर सभी को, फिर बाकी के लोग क्या करेंगे, उनको भी थोड़ा टाइम दीजिए।
सबको समझ में आना चाहिए। मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन किसी को पूछना हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सबका फायदा होना चाहिए, सबको समझ आना चाहिए। तो आपका आंसर वैसे सही है, आपने जो डी बनाया, कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम। वैल्यू तो समझते हैं ना सब लोग, वैल्यू, है ना। तो इथिकल, जो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांतवादी, है ना, कोई दुराव छुपाव नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं। इस प्रकार का जो बिहेवियर है वो इथिकल बिहेवियर कहलाता है। तो हमको इथिक्स पे चलना चाहिए, हमारे इथिक्स के हिसाब से हमको बिहेवियर करना चाहिए, है ना। बी है, बोरोवर प्रोफाइलिंग डन व्हाइल प्रोवाइडिंग क्रेडिट काउंसलिंग इज an experiment based method, a data based method, a research based method, a survey based method। अमन नहीं बोलना। डाटा बेस्ड मेथड। हाँ, है ना, प्रोफाइलिंग में आपको बता दिया, है ना। और अच्छा चलो, डाटाबेस को एक और हमने जो वो बताया था स्टेज, इसमें कौन सी स्टेज होती है ये कम्युनिकेशन के? अपन ने 3 पॉइंट पढ़े थे, यस सर। तो उसमें से ये कौन सा इसमें फिट होता है? 3 कौन कौन से थे अपने? भूल गए? आपको क्या बोला था? इंटरव्यूइंग, काउंसलिंग एंड एडवाइजिंग। याद है कि भूल गए? नहीं सर, याद है वो तीनों। हाँ, तो ये डाटा बेस्ड मेथड, डाटा कलेक्शन में कौन सा मेथड होता है? कौन सा कम्युनिकेशन मेथड में अपन ने पढ़े थे ना, स्ट्रक्चर्ड। तो पहला कौन सा था? इंटरव्यूइंग। तो ये डाटा अपन कलेक्शन का काम कहाँ होता है? इंटरव्यूइंग प्रोसेस में होता है ना, हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज क्रॉस सेलिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग बिजनेस? क्रॉस सेलिंग के लिए सही क्या है? प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एडिशनल प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग ऑफ कस्टमर्स। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? Study the following statement and identify the statement which carries in so ये far डीफ के बारे में है। as yes sir। सी है सर इसका। हाँ ठीक है। थोड़ा इसको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि हमको भाषा समझ में आती है कि इसमें सही और गलत क्या है, और कैसे कंफ्यूजिंग रहते हैं, कैसे मिलते जुलते आंसर रहते हैं, लेकिन सही केवल एक होता है। तो उसको जब हम लैंग्वेज पूरा पढ़ते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, ऑप्शन पूरा पढ़ते हैं, सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं, तब हमको पता लग जाता है कि इसमें सही क्या है। ए होगा सर। हाँ ए नंबर। हाँ,
Purpose of advising clients in financial counseling is to convince them to do what counselors think they should do. वो क्या कर सकते हैं? इसमें आपको देखिए क्वेश्चन को ध्यान से क्या पढ़ना है. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन इन सो फार एज रिलेटेड टू द काउंसलिंग. असत्य इसमें से क्या है वो बताना है. ठीक है, तो ये सी असत्य है, ये सत्य नहीं. असत्य इसमें से क्या है? ओके, सी है. बी है सर. National Center for Financial Education NCFE has been set up by. बी है सर. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जी, रिजर्व बैंक. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जी सर. पढ़िए पूरा क्वेश्चन ध्यान से. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ABCD में से सही क्या है? सी वाला हो, नेस्बार्ड. सी, नाबार्ड. और लोग नहीं बोल रहे हैं कुछ भी. एक मिनट में जरा इधर चेहरे देखता हूं आपके. आप लोग सब लोग अपने वीडियो खोल लीजिए. जो भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं सब लोग वीडियो पे आ जाइए. अब बताइए लास्ट वन. क्यों, मेरा तो ये आखिरी सेशन है, 2 ही थे मेरे पास. तो आप लोगों से मुलाकात, आपको केवल शुभकामनाएं दे सकता हूँ. बाकी कभी मिलेंगे तो बात अलग है. इसका सही आंसर क्या है भाई? बाकी लोग तो छोड़ के भी चले गए. कुछ लोग तो उनको टाइम हो गया, कहीं चले गए होंगे. कोई बात नहीं है. रिजर्व बैंक. बताइए इसका सही आंसर क्या है? RBI. RBI क्यों होगा? डी में क्या लिखा है? डी में क्या लिखा है बताइए. याद है? नहीं यार, मैं खोलता हूँ. देखिए क्या लिखा है. ऑल रेगुलेटर्स इन द All registered in the system. वही होगा डी सर. अरे यार, तुम क्यों हमारी पढ़ाई लिखाई पे क्वेश्चन पैदा कर रहे हो? देखिए ये क्या लिखा है. ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? RBI. RBI SEBI. Leading financial sector regulators. लीडिंग फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स सेट अप बाय इंडिया लीडिंग फाइनेंशियल रेगुलेटर. ये लिखा है ना? क्यों भाई? जी. हाँ सर. और यहाँ क्या लिखा है? रिजर्व लिखा है बैंक. ना, ऑल रेगुलेटर्स इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ है? यहाँ नहीं है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकेला थोड़ी है. और नाबार्ड का तो वह नाम ही नहीं था. वहाँ RBI है, सेबी है, PFRD है, IRDAI है. तो ऑल रेगुलेटर्स इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. डी इज द राइट आंसर. ओके. ओके सर. हाँ, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है. फिर आप पास कैसे होंगे बताइए? मैं इतनी मेहनत से आपको एक एक शब्द ध्यान से पढ़ पढ़ के आपको बताया पूरे टाइम 2 घंटे. कुछ और पूछना है? एनी क्वेश्चंस? नो सर. नो. चलिए, आपका समय हो रहा है समाप्त.
अमन कुमार जी ठीक है? हाँ जी सर। वाइंड ठीक है अप सर, करें क्लास खत्म हो गया सेशन? सर। जी जी, क्या पूछ रहे हैं? और भी क्लास है? नहीं, अब कोई क्लास नहीं है, 6 बज गए, अब कितना पढ़ोगे भाई? सुबह से इतना पढ़ लिए, इतना याद कम हो गया क्या? बहुत पढ़ लिए। कल सुबह 10 बजे शुरू होगी आपकी क्लास, 10 सवा 10 बजे। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको नमस्कार। सब लोग अच्छे से पढ़िएगा, पास करिएगा और अपना कियोस्क खोलिएगा, बीसीबीएफ की अच्छी सेवाएं दीजिएगा, अपना विकास करिए और देश की उन्नति में अपना सहायक बनिए। लोन जरूर चुकाइएगा ठीक से, है ना? लोगों को सलाह दीजिए, ये गलत फहमी में ना रहे कि बस बैंक से लोन मिल गया तो बस अब नहीं भरना होता है। ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं बंद कर रहा हूँ। आपको भी सर।